इन दोनों स्टॉक्स पर भी लेंगे राय हमारे एक्सपर्ट से। करते हैं स्वागत। पहले पिक ऑफ द डे का है वक्त। सेठी साहब सुप्रभात, करिए शुरुआत अपनी पिक ऑफ द डे के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जो आज की मेरी पिक ऑफ द डे है वो एक रिकमेंडेड स्टॉक है। पहले भी स्टॉक का नाम है बिरला सॉफ्ट, जो कि कल 500 के आसपास बंद हुआ है। 520 का आज का टारगेट, 490 का स्टॉप लॉस। ये कंपनी जब ये F&O सेगमेंट में नहीं थी तो जो अपने चैनल पे कई सारे सेगमेंट जहां पे कैश मार्केट्स के स्टॉक देने होते हैं, जैसे SPL मिड कैप्स या बाजार आज और कल, या मेरी जो सदाबहार सेठी साथ में शॉर्ट टर्म पिक्स, सभी सेगमेंट में इस स्टॉक को मैंने कई बार रिकमेंड किया है। और इतना ही नहीं, ये जब KPIT में थी कंपनी तब KPIT स्टॉक को भी मैंने कई बार रिकमेंड किया हुआ है। तो मुझे ये स्टॉक काफी अच्छा लगता है फ्रॉम द मिड कैप IT स्पेस, और मुझे लगता है आज भी ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। तो इसमें 520 के टारगेट के लिए आज खरीदारी करने की सलाह। टारगेट रखे 520 का, और ये और KPIT भी मेरे ख्याल से 125 रुपए के आसपास से सेठी साहब की रिकमेंडेशन लगातार आते दिखे। और बिरला सॉफ्टवेयर तो मुझे राय एक बार अच्छे से याद है, कुणाल जी और राकेश जी सर 102-103 रुपए के आसपास। और तब मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कंपनी तो अच्छी है ये, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम रिकमेंड कर रहे थे। उतने रेडार पे नहीं, उतने रेडार पे उस समय होती नहीं थी। तो बंसल जी बोले नहीं सर बढ़िया कंपनी, आप चिंता ना करें। 100 रुपए के आसपास बोले बड़े बड़े टारगेट है। बंसल जी याद है आपको या भूल गए? नहीं अनिल जी, मुझे अच्छे से याद है। अनिल जी बिल्कुल अच्छे से याद है। बिल्कुल, तो तब से अच्छी रिकमेंडेशन लिस्ट पर आता हुआ बिरला सॉफ्ट कमाल करता हुआ स्टॉक है। बंसल जी बताएं सर, गुड मॉर्निंग, आज की पिक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा जो आज का पिक है स्टॉक है सेंचुरी टेक्सटाइल। वंस अपॉन अ टाइम ये F&O के अंदर होता था। अगर ये स्टॉक कल के सत्र में F&O के अंदर होता तो 100% जिस तरीके का एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो कोई भी हमारा पैनलिस्ट ऐसा नहीं होता जिसने स्टॉक को रिकमेंड नहीं किया होता। बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। रियल एस्टेट प्ले लगता है मुझे तो यहां पर खरीदारी की राय है। 850, 850 का स्टॉप लॉस है। 943 के टारगेट के लिए सेंचुरी टेक्सटाइल को खरीदें। ओके, सेंचुरी टेक्सटाइल 883 के आसपास बंद हुआ है, 943 का टारगेट, खरीदारी करने की राय। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपको कौन सा शेयर पसंद है आज? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है, खरीदना है SRF के चार्ट पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। कल बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और मुझे लगता है आज भी इसमें तेजी कायम रहेगी। तो एक 2225 के स्टॉप लॉस से बाय करें। टारगेट होगा 2405 रुपए का पहला, और इवेंचुअल टारगेट 2475 रुपए का 2475 का होगा, जो कि 1-2 दिन में आएगा। तो 2475 के इवेंचुअल टारगेट के लिए SRF में खरीदारी करें। और कल ये हमारी जो खबर आई थी, ब्रेकिंग न्यूज, और जिसमें सबसे पहले आपको जी बिजनेस ने बताया था कि किस तरह से SRF के एक प्रोडक्ट पर जो चीन से डंपिंग की जा रही है उसके सामने 5 साल के लिए ड्यूटी लगाई गई। उसके बाद स्टॉक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिखाई। बढ़ेगा एक्शन आगे। आइए, तैयार है सुमित जी बताने के लिए अपना पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक मेरे को बढ़िया लग रहा है वो है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस के अंदर एक करेक्शन के बाद कल स्टॉक ने लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड दिखाया। 200 DMA को तोड़ के वापस ऊपर आया है और अब ये स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए, जिसमें इमीडिएट टारगेट बनेंगे ऊपर में 1480 से लेकर 1500 रुपए तक के। 1410 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के मुथूट फाइनेंस के अंदर खरीदारी करें। 1480 से 1500 तक के टारगेट्स के लिए जल्दी ये मूव ऊपर की तरफ मुथूट फाइनेंस में देखने को मिलेगा। ओके, मुथूट फाइनेंस ये है अगला स्टॉक जो पसंद है सुमित जी को खरीदारी करने के लिए। आज से पालविया साहब भी हमारे साथ हैं तैयार। सर गुड मॉर्निंग, बताएं आपको क्या पसंद है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो स्टॉक पसंद है वो मेटल स्पेस से, और हमें हिंडाल्को यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। कल के सेशन में काफी अच्छा मूव स्टॉक में देखने को मिला। ये सेकंड कंसेक्यूटिव डे है, स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है हिंडाल्को को यहाँ पे बाय करना चाहिए। 463 के आसपास कल फ्यूचर क्लोज हुए थे, इसमें बाय करेंगे हम। 470, 75 ये दो टारगेट के लिए हिंडाल्को को इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे हम यहाँ पे 458 के आसपास, तो हिंडाल्को में बाय करने की सलाह रहेगी। एल्यूमिनियम स्टॉक्स पर रखिए आज नजर, और यहाँ पर एक्शन भरपूर बन सकता है। हिंडाल्को खरीदारी करने की राय। हिंडाल्को, नैल्को, वेदांता, ये सारे स्टॉक्स हैं जो आज आपके फिर से रडार पर होने चाहिए। ग्लोबल मार्केट के बदले हुए मूड माहौल के साथ यहाँ पर तेजी की पूरी संभावना बनेगी। आइए, सेठी साहब के पास तो अनेक स्टॉक होते हैं, तो सेठी साहब एक तो बता चुके हैं बिरला सॉफ्ट। सेठी साहब बताइए बाकी की लिस्ट भी। बिल्कुल अनिल जी, लिस्ट के पहले अनिल जी बाजार पे एक कमेंट है कि जिस तरीके से
एक तो हमने पिछले 2 दिनों में एक अच्छी खासी शानदार रिकवरी देखी है, और जो एफआईज के जो बिकवाली के आंकड़े हैं उनमें भी एक बहुत अच्छा स्लो डाउन हुआ है। मतलब कल के जो फिगर्स है और पिछले कई दिनों से जो फिगर्स थे, मुझे लगता है धीरे धीरे करके वो भी अपनी बिकवाली की जो स्पीड है वो कम कर रहे हैं। वो जैसे आप कई बार एग्जांपल देते हैं, मैं आपको सुनता हूं कि गाड़ी जब फास्ट स्पीड पे हो को अगर रिवर्स करना हो तो पहले न्यूट्रल पे आके फिर रिवर्स करते हैं, तो मुझे लगता है वैसा ही कुछ हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो मैं तो बाजार पे फुल्ली कॉन्फिडेंट हूं कि बिफोर द बजट ऑफ दिस ईयर, जो आने वाला बजट है 1 फरवरी को, मुझे लगता है हमारे बाजार वापस से 18,000 तक के लेवल्स निफ्टी में आने चाहिए। तो उस लिहाज से इन लेवल्स पे या कोई भी गिरावट आती है तो बाजार में लॉन्ग पोजीशन ही बनानी चाहिए या खरीदारी करनी चाहिए। बाकी अनिल जी, बाकी के जो मेरे 4 स्टॉक और हैं, जो दूसरा स्टॉक मतलब बिरला सॉफ्ट के बाद जो दूसरा स्टॉक है वो है औरोबिंदो फार्मा, जिसमें खरीदारी करनी है। ये भी फार्मा सेक्टर पूरा फोकस में है और इस कंपनी में ऐसे एक्सपेक्टेशन भी है कि इनके जो इंजेक्टेबल्स कारोबार है उसको डीमर्जर होना है या जल्दी खबरें भी आ सकती है। मुझे लगता है इस स्टॉक को भी रडार पे रखिए। कल भी एक अच्छा मूव था इस स्टॉक पे। आज 730 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह, 710 का स्टॉप लॉस। तीसरा स्टॉक है अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ग्रुप की कंपनी, और ये भी स्टॉक अच्छा लग रहा है करंट लेवल्स पे। 1658 पे कल बंद हुआ है, 1690 के टारगेट है, 1640 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक है बैंकिंग स्पेस से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुझे लगता है ये जो लेवल्स है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बहुत ही अच्छे लेवल्स है, जहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करनी चाहिए। 455 पे बंद हुआ है, इस स्टॉक पे भी खरीदारी करने की सलाह है। 470 का टारगेट है और 445 का स्टॉप लॉस। और फाइनली एनबीएफसी जो कि काफी पिट गए थे, उनमें भी अब मुझे लगता है रिकवरी आनी चाहिए। वहां से मैंने एल&टी फाइनेंस को रिकमेंड किया है या पिक किया है। एल&टी फाइनेंस पे खरीदारी करने की सलाह है। इसमें 85 के टारगेट है और 75 रुपए का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बेहतरीन पिक्स आती हुई सेठी साहब की तरफ से। वायदा कारोबार में 4 स्टॉक है जहां पर आपको करनी है खरीदारी। तो जो खरीदारी करनी है, औरोबिंदो फार्मा 718 के आसपास खरीदना है, 710 का स्टॉप लॉस, 730 का टारगेट नोट कर लें आप। अदानी एंटरप्राइजेज 1640 का स्टॉप लॉस है, 1690 के टारगेट। एसबीआई 455 का स्टॉप लॉस है और 470 के हैं टारगेट, और 75 के स्टॉप लॉस के साथ एल&टी फाइनेंस खरीदे 85 तक के टारगेट के लिए। ये राय सेठी साहब की तरफ से इन 4 स्टॉक पर आती हुई आपके लिए। कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन रहेगा भरपूर, और उन्हीं पर ली जाए राय। जीई शिपिंग, राजेश पालिया साहब जरा इसके चार्ट देखिए और दीजिए अपनी राय। कुछ अच्छी खबर आती दिख रही है जी शिपिंग को लेकर, और खबर यह है कि ये बायबैक पर विचार करने वाले हैं और इसके लिए बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ एक्शन इस स्टॉक में इसके दम पर दिखने वाला है। 27 तारीख को बोर्ड बैठक होने वाली है इसकी, बताएं सर। अनिल जी, स्टॉक एक करेक्शन के दौर से गुजरते हुए दिख रहा है, लेकिन जिस जगह पे कल की क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट अप्रैल 2021 के लो के आसपास स्टॉक ने कल का क्लोज दिया है। तो अगर ये हमें लगता है कि स्टॉक अगर 270 के लेवल को होल्ड कर लेता है तो यहाँ से एक पुलबैक का ट्रेड बिल्कुल बनते हुए दिखेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो पिछले 7-8 वीक से करेक्शन का दौर इसमें चलते हुए दिख रहा है, तो एक पुलबैक इसमें बिल्कुल बनते हुए दिख सकता है। तो 270 का स्टॉप लॉस रखें, बाय किया जा सकता है। अपसाइड में हमें लगता है जो पहला टारगेट आ सकता है स्टॉक में, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा करेक्शन हो चुका है, तो 300 रुपए तक की अपसाइड ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। छोटा ही स्टॉप लॉस रखें 270 का, अगर ये होल्ड करता है तो बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक में एक अपसाइड 300 रुपए तक बनते हुए दिख सकती है। परफेक्ट। एक और स्टॉक है जिस पर राय देनी है आपको, वैसे तो पता ही है सेठी साहब, आपकी राय फिर भी पूछना जरूरी है, और वो है इंडियाबुल्स रियल एस्टेट। कल बोर्ड बैठक थी और क्यूआईपी के जरिए बोर्ड बैठक में 1500 करोड़ रुपए जुटाने को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, राइट। तो अब 1500 करोड़ रुपए के फंड जुटाए जाएंगे। कल स्टॉक हल्का मजबूती के साथ बंद भी हुआ है, बताएं सर क्या करना है। अनिल जी, इस स्टॉक को तो मैंने बहुत बार रिकमेंड किया। इस बार जो अभी एक प्रोग्राम चल रहा है 2022 के लिए स्टॉक्स, तो उसमें भी मेरा जो इस 2022 का स्टॉक है वो इंडियाबुल्स रियल एस्टेट ही रहा है। और उसके बाद भी मैंने एसपीएल मिड कैप सेगमेंट में भी हाल ही में शॉर्ट टर्म पिक रिकमेंड किया हुआ है। ये स्टॉक मुझे बहुत पसंद है जिस तरीके के, एक तो ये जो खबर आई है 1500 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाएगी, तो इनके लिए जो लिक्विडिटी आती है उससे एक तो कर्ज कम होता है और बाकी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन में सहूलियत मिलती है। तो मुझे लगता है ये तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही है। बाकी इसमें जो एक कॉर्पोरेट एक्शन होना है, जो इनका मर्जर होना है एम्बेसी ग्रुप के साथ, जिसकी रेपुटेशन, जिसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके काफी पॉजिटिव है बाजार, और जितेंद्र वीरवानी जी जो कि एम्बेसी ग्रुप के चेयरमैन है वो प्रमोट करेंगे, अब इसके प्रोमोटर हो जाएंगे, फिर ब्लैकस्टोन की अच्छी खासी हिस्सेदारी हो जाएगी और
जिस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूं। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे भी क्या कोई भी गिरावट आती है, इस स्टॉक का अक्यूमुलेट करते रहना चाहिए। मेरा इसमें 1 साल का लक्ष्य है 250 रुपए। 250 रुपए तक के टारगेट के लिए साल भर के लिए आईबुल रियल एस्टेट में करें आप पोजीशन होल्ड। ये राय सेठी साहब की तरफ से आती है। अच्छी खबर इस स्टॉक के लिए है भी। गेल ये एक और स्टॉक है जिस पर जरा कुणाल जी राय दीजिए। आज बोर्ड बैठक है, इंटरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। 130 पर कल डे हाई पर बंद हुआ स्टॉक, कोई एक्शन है? देखिए अनिल जी, एक रेंज में काउंटर कंसोलिडेट कर रहा है। रेंज 125 रुपए से 160 रुपए के बीच में है, एक बड़ी रेंज है और रेंज के निचले स्तरों के आसपास से ही इसमें एक बाउंस आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी और तेजी बन सकती है, लेकिन कोई बहुत पुरजोर खरीदारी की राय नहीं है। मुझे लगता है इससे बेहतर विकल्प बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन अगर गेल लिया हुआ है तो जरूर होल्ड करें। मुझे लगता है कि 140 तक चला जाएगा आसानी से। 140 तक के टारगेट के लिए गेल को करें आप होल्ड, अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो। एक और स्टॉक है जिस पर राय देनी है सुमित जी आपको, और वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने एक पैसेंजर व्हीकल्स के पोर्टफोलियो का, फाइनेंसिंग के पोर्टफोलियो का एक्विजिशन किया है। फोर्ड की गाड़ियां जो बिकती है, कारें जो बिकती है, उनके 16,000 कस्टमर्स हैं। उनको जो लोन फोर्ड की ही कंपनी देती थी, फोर्ड क्रेडिट उसका नाम था, तो कोटक महिंद्रा बैंक ने वो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो फोर्ड से अक्वायर कर लिया, यानी कि अब ये कोटक के कस्टमर्स हो जाएंगे कार लोन के लिहाज से। बताएं सर आपकी राय। अनिल जी देखिए, स्टॉक पिछले 1 महीने से कंटिन्यूसली गिरावट दिखा रहा है और ओवरसोल्ड लेवल्स के पास आ चुका है और 1700-1710 के आसपास स्टॉक का सपोर्ट भी बनता है। स्टॉक ने लोअर लेवल से एक इनिशियल साइंस दे दी है रिबाउंड के, लेकिन एक अच्छा तेजी के लिए स्टॉक को 1780 का लेवल आज ब्रेक करना जरूरी है। 1780 का लेवल ब्रेक करते ही स्टॉक के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बनेगा और फिर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 80 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में कोटक बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। मेरे को लगता है करेक्शन इसके अंदर हो चुकी है और अब यहां से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलें, कोई भी डीप आता है तो खरीदारी करें। स्टॉक ऊपर में 1850 से लेके 1880 तक का मूव शॉर्ट टर्म में ही दिखाना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए कोटक महिंद्रा बैंक पर राय आती हुई। जी एंटरटेनमेंट, सेठी साहब इस पर राय दीजिए अपनी। कल शाम को एनालिस्ट मीट और कॉन हुई, उसमें कई सारी बातें साफ हुई है और कई सारी क्लैरिटी भी मिली है। उसके बाद और स्पेशली एक चीज जो इंटरेस्टिंग दिख रही है वो ये कि $1.5 बिलियन तो सोनी डालेगा ही, लेकिन उससे पहले जब तक की एक्विजिशन हो तब तक $300 मिलियन का और नया निवेश भी हो सकता है। जी एंटरटेनमेंट क्या कहेंगे? बिल्कुल अनिल जी, खबरें तो हर फ्रंट पे पॉजिटिव है। जो इनका मर्जर हुआ वो पहले ही बड़ा पॉजिटिव है, जो कल उस इवेंट के साथ मेरे कमेंट्स भी थे चैनल पे। तो मैं तो उस स्टॉक पे बुलिश हूं। बिल्कुल ये मर्जर के बाद इस स्टॉक की री रेटिंग होनी है और सोनी का मैनेजमेंट, फिर एक एमएनसी मीडिया कंपनी, फिर इस तरह की रीच, करीबन 1/3 ऑफ इंडिया व्यूअरशिप इन द जनरल एंटरटेनमेंट कैटेगरी इसकी हो जाएगी। फिर स्पोर्ट्स जो सेगमेंट है वहां पे भी एग्रेसिव होने के पूरे आसार है। तो इन सबको देखते हुए और जो आज एफआईआई के भी जो आउटलुक आए हैं इस स्टॉक के ऊपर, सबने आउट परफॉर्म या बाई की रेटिंग दी है, बट लक्ष्य जो रखे हैं मुझे लगता है काफी छोटे रखे हैं। मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूं और खाली इतनी दिक्कत है कि ये स्टॉक आज भी शायद बैन पे है, एफएनओ स्पेस के बैन में है, अदरवाइज ये स्टॉक बहुत ही अच्छा करना चाहिए था। और मुझे लगता है इन लेवल्स पे भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको कैश मार्केट में इस स्टॉक को डिलीवरी लेके बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिहाज से अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए। मैं एक्सट्रीमली बुलिश हूं इस स्टॉक पे। मुझे लगता है आने वाले 9 से 12 महीने में कम से कम 500 रुपए के लेवल्स, बाकी और भी अपसाइड मुझे नजर आती है, 600-700 तक के लेवल्स भी इस स्टॉक में आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर लगभग आप ये समझ लीजिए $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा सोनी की तरफ से जी एंटरटेनमेंट में। देखते हैं क्या कुछ एक्शन। कल पोजीशन काफी घटी है, अब मार्केट वाइड पोजीशन जो ओपन इंटरेस्ट है वो 88% पर आ गया, जो 105-107% पर था। तो आज पूरी संभावना अगर थोड़ा और ओपन इंटरेस्ट घटे तो बैंक से बाहर भी निकल सकता, तो इस स्टॉक पर भी रखनी होगी आपको नजर रखिए बाजार के एक्शन पर। और उसकी करते हैं शुरुआत फर्स्ट एड के साथ। पहले हेडलाइंस। बाजार के लिए एक और मजबूती भरा सेशन, जहां वायदा कारोबार के हफ्ते के एक्सपायरी के दिन सेंचुरी मारने के मूड में है एससीएक्स निफ्टी। मजबूत शुरुआत के बाद आगे क्या होगा, कौन से लेवल्स होंगे अहम और कहां होगी आज हफ्ते की एक्सपायरी, रहेगा इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका फर्स्ट रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, जहां ग्लोबल मार्केट्स का
पूरा सहारा भारतीय बाजारों को आते हुए दिख रहा है। 17,000 के ऊपर SGX निफ्टी फिलहाल सेंचुरी लगाकर करता हुआ ट्रेड। डाउ फ्यूचर्स भी हल्के बढ़त के साथ कर रहे हैं ट्रेड। नास्डैक फ्यूचर्स आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं इस समय। एशिया के सारे बाजारों में आपको खरीदारी आती हुई दिख रही है। थोड़ा ऊपर नीचे बाजार जरूर दिखेंगे, बट पॉजिटिव ट्रेड और पूरी की पूरी स्क्रीन अनिल सर इस समय ग्रीन दिख रही है। हरियाली है पूरी स्क्रीन पर सर। बिल्कुल। चलिए, तो सब तरफ हरियाली का माहौल है और इस हरियाली की वजह यह है ओमिक्रॉन का घटता हुआ डर, और इस डर को घटाने में एक और स्टॉक मदद कर रहा है, वो है फाइजर। हालांकि खबर फाइजर की जो पेरेंट कंपनी है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, उनके लिए है, लेकिन सेंटीमेंट के लिहाज से यहां भी अच्छी खबर है। और खबर यह है कि कोविड की पहली टेबलेट को यूएस FDA ने मंजूरी दी है। अब तक कोई भी टेबलेट ऐसी नहीं थी जो कोविड के ट्रीटमेंट के लिए काम आती हुई दिखे, और ये पहली गोली है जो कोविड के लिए लगाई गई है। और ऐसे में फाइजर भारत में और बाकी दूसरे देशों में इसके लिए अपना पार्टनर ढूंढेगी या अपनी सब्सिडी कंपनीज के जरिए यहां पर दवाएं बनाने की कोशिश करेगी। 5,000 के आसपास है फाइजर का शेयर। जरा एक बार कुणाल जी दीजिए अपनी राय फाइजर के चार्ट्स पर। अनिल जी देखिए, चार्ट बहुत अच्छा है मध्यम से लंबी अवधि के लिए, तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अनिल जी किसी भी गिरावट में इसको बाय करके हमेशा के लिए होल्ड करना चाहिए। और शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो शॉर्ट टर्म में भी चार्ट अनिल जी काफी अच्छा बन पड़ा है। यहां पर एक बुलिश डाइवर्जेंस RSI पर दिख रहा है। मैं एक ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा हूं जो कि 5200 के ऊपर आएगा। 5200 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, अब ये डेरिवेटिव्स में भी आ गया है, तो 5200 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट होगा मुझे लगता है कि 5800 तक की एक रैली बनते हुए दिखेगी। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। 5200 के ऊपर ब्रेकआउट आने पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर बाय कर सकते हैं। 5200 के ऊपर ब्रेकआउट आने दें और तब करें खरीदारी, अभी नहीं। ये राय आपके लिए कुणाल जी की तरफ से। वागले साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर गुड मॉर्निंग, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे है हिंडाल्को। 463 का कल बंद है। 460 या मे बी 459, 60 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है 475, 478 एक से 2 दिनों में ये स्टॉक जा सकता है। कल तक ये जाना चाहिए। अलवर साहब की भी आज पिक ऑफ द डे के तौर पर हिंडाल्को में ही खरीदारी की आई है। वागले साहब लेकिन पालिया साहब देना चाहें तो अलग बात है, शिष्टाचारवश। बाकी ऐसी जरूरत नहीं है उनको धन्यवाद देने की, क्योंकि अगर खुलने के बाद आपकी पिक आती तो पालिया साहब जरूर धन्यवाद देते। अभी आप दोनों एकदम बराबर के रेट पे प्री ओपनिंग सेशन में दोनों की तरफ से पिक ऑफ द डे। आइए बढ़ते आगे और अब एक बार देख लेते हैं खबरों वाले शेयर जहां पर आज एक्शन रहेगा। वरुण दुबे हमारे साथ है बताने के लिए। वरुण बताइए टॉप 6। ओके अनिल जी, टॉप 6 में सबसे पहले तो जी एंटरटेनमेंट यहाँ पे नजर रखेगा। कॉन कॉल में काफी सारी डिटेल्स निकल के आई है। उसमें सबसे बड़ी डिटेल तो ये थी कि सोनी जो है वो इस नई मर्ज एंटिटी में कुल मिला के $1.5 बिलियन के आसपास का निवेश करने वाला है। और मर्जर के बाद पहले ही साल में 6 से 8% के आसपास की रेवेन्यू सिनर्जी जो है वो आपको देखने मिलेगी। डिजिटल पे काफी फोकस होगा और मर्जर के बाद कुछ समय के लिए जी का जो स्टॉक है वो सस्पेंड होगा। उसके बाद नई मर्ज एंटिटी जो है उसकी फिर से रीलिस्टिंग होगी। डिक्सन टेक पे नजर रखेगा, क्योंकि हमने आपको जो सबसे पहले खबर दी थी कि ओप्पो, MI, डिक्सन टेक के ऑफिसेस में इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, तो इस खबर पर मोहर, तो इसका इंपैक्ट आज फिर से आपको देखने मिलेगा इन स्टॉक्स पे। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट QIP के जरिए 1500 करोड़ जुटाने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिली है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, लिकर स्टॉक्स पे नजर रखेगा, क्योंकि नया साल और क्रिसमस जो है वो दिल्ली में खराब हो चुका है, क्योंकि 50% की क्षमता के साथ ही इनको खोलने की अप्रूवल अब मिला है। कोटक महिंद्रा बैंक फोर्ड क्रेडिट के पैसेंजर व्हीकल फाइनेंसिंग पोर्टफोलियो का अधिग्रहण जो है इस बैंक ने कर लिया है, तो इस पे नजर रखेगा। और जी शिपिंग 27 दिसंबर को बोर्ड की बैठक है, बायबैक पे कंपनी करने वाली है विचार। तो ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें। जी शिपिंग बायबैक पे करने वाली है विचार, इस पर भी रखनी है नजर पूरे बाजार के एक्शन पर है। बढ़िया शुरुआत के संकेत जरूर आपको आते हुए दिखे थे। फिलहाल अगर आप देखें ऑफ कोर्स ये प्री ओपन रेट है, आधा % नीचे निफ्टी दिखा था। सेंसेक्स 800 पॉइंट ऊपर आपको आते हुए दिखा है। एक बार इन रेट्स को होने देते हैं सेटल, क्योंकि दमदार तेजी के संकेत तो एटलीस्ट ग्लोबल मार्केट से आ रहे हैं। आइए जब तक रेट्स होंगे सेटल तब तक एक बार नजर डाल देते हैं आज के कमोडिटी बाजार के एक्शन को, क्योंकि वहां पर भी आपको रखनी नजर। 2 दिनों से थोड़ा सुस्ती कारोबार बना हुआ है। 5500 के करीब कच्चा तेल इस समय आपको आते हुए दिखा है। 1% की तेजी दिख रही है। अमेरिकी भंडार घटने से कल हमने फिर से दामों में उछाल देखा था और इस समय आप उसी का इंपैक्ट देख रहे हैं। $73 के ऊपर WTI है और भारतीय बाजार में 5500 के ऊपर 1% की तेजी के साथ तेल के दाम कर रहे हैं ट्रेड। नेचुरल गैस आधे % की सुस्ती है, एग्जैक्टली 300 का लेवल होल्ड करते हुए दिख रहा है। कुछ बड़ा एक्शन यहां पर नहीं है इस समय।
गोल्ड, इस पर रखिए नजर, 1/4% ऊपर है 48,300 पर। कल डॉलर थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, गोल्ड को सहारा मिला है। सिल्वर पर भी 1/4% की आप तेजी देख रहे हैं, करीब 100% ऊपर, 100 रुपए ऊपर, माफ कीजिएगा। लेड पर रखिए नजर, हल्की सी खरीदारी यहां पर हो रही है। कॉपर सुस्ती दिखा रहा है इस समय, जिंक पर भी आपको कुछ एक्शन नहीं है और एल्यूमिनियम भी एकदम सपाट है। तो मेटल्स में कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, पर गोल्ड और सिल्वर थोड़ी पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। कच्चे तेल में 1% की तेजी है और नेचुरल गैस करीब 0.5% नीचे है। आइए एक बार नजर डाल देते हैं आज की 20 दमदार रिकमेंडेशंस की ट्रेडर्स डायरी में, जहां पर आपको कॉल्स दी हैं कुशल और आशीष ने। कैश का स्टॉक है मिडिल ईस्ट में टीसीआई एक्सप्रेस 2800 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। केमिकल स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, नवीन फ्लोरिन के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे 4144 के लक्ष्य के लिए। आईसीआईसीआई बैंक 730 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदकर तेजी की पोजीशंस बनाएंगे और टेक्निकली अच्छे ब्रेकआउट के संकेत है ग्लैंड फार्मा में। फंडामेंटली नो ब्रेनर और सभी जानते हैं बेहतरीन कंपनी है। एलएनटी 2150 का लक्ष्य होगा। निवेश के लिहाज से खरीद सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर 190-200 रुपए के लक्ष्य के लिए। खबरों का असर देखने को मिलेगा टाटा मोटर्स में। जीएमएम फॉडलर यहां पर देखिए एक अच्छे रिवर्सल के संकेत सामने आ रहे हैं। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में 375 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे और अनुपम रसायन हो सकता है कि कल के हाईस को जो है दोबारा टेस्ट करते हुए नजर आए, 900 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, ग्लैंड फार्मा। डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो अक्यूमुलेशन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, बहुत जल्द ये स्टॉक जो है 4000 के पार जाएगा, खरीदारी करेंगे। चलिए कैश स्पेस में जी शिपिंग पर आपको नजर रखनी है। जिस तरह से बायबैक पर यहां पर बोर्ड बैठक होने वाली है 27 दिसंबर को, वो डेफिनेटली काफी ज्यादा पॉजिटिव आज के लिए बन सकती है। फ्यूचर्स कैटेगरी में और ऑप्शन में दोनों ही बैंक्स एनबीएफसी के काउंटर है। एसबीआई और बजाज फाइनेंस काफी बुलिश है, तो यहां पर नजर रखिए। साथ ही टेक्नोपिक के आधार पर कल के सत्र में जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर बना है और बिंदु फार्मा का, वो काफी ज्यादा पॉजिटिविटी ला रहा है। फंडा पिक के लिहाज से फाइजर पर फोकस रखिए। अगले एक साल में 6200 रुपीज के टारगेट यानी कि मौजूदा भाव से लगभग 20 से 25% के गेन्स आते हुए दिख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मेटल स्पेस लगातार फोकस में है और यहां पर अगले 6 महीनों में सेल में आपको 147 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। खबरों के दम पर पीएसपी प्रोजेक्ट्स काफी बेहतर लग रहा है और माई चॉइस कैटेगरी में एक्सिस बैंक, पूनावाला फिनकॉर्प और हिंडाल्को पर आपको अपना फोकस बनाकर रखना चाहिए। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है पीएसयू बैंकिंग स्पेस से एसबीआई। जिस तरह का पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स ने कल आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, आज में मुझे लग रहा है कि मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहेगा और उसमें एसबीआई लीड कर सकता है। तो 468 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर आप खरीदारी करके चलो। ओके, तो यह है आपके लिए आज के कुछ दमदार रिकमेंडेशंस जो कुशल और आशीष ने रेकमेंड किए हैं। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, काफी सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको मूव्स आती हुई दिखेंगी। चंबल फर्टिलाइजर, आई थिंक इस पर कुछ समय पहले बंसल जी, कुणाल जी की राय भी आई थी खरीदारी की। बंसल जी जरा चार्ट देखें, प्रमोटर ने हल्की हिस्सेदारी बेची है 0.08%, बट क्योंकि स्टॉक काफी एक्टिव रहा है तो एक बार जरा चार्ट्स पर अपनी राय दें। देखिए दिवांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जिनके पास है 377 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे और अगर जब ये स्टॉक 385 के ऊपर निकलेगा तब एक पॉजिटिव क्रॉसओवर प्लस में एक ब्रेकआउट दिखने को मिलेगा। तो 377 स्टॉप लॉस है एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस का। 385 के ऊपर फ्रेश खरीदारी की राय होगी। तो 385 के ऊपर फ्रेश खरीदारी की राय आपको आती हुई दिख सकती है। सेठी साहब, जुबिलेंट फूड, मॉर्गन स्टैनली टारगेट इन्होंने 5000 का बरकरार रखा है और कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इन्होंने प्राइस हाइक्स लिए हैं, जिसकी वजह से भी स्टॉक फोकस में आपको आते हुए देख सकता है। 3500 पर आपकी क्या राय बनती है सर? देखिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और एक बुलिश ट्रेंड में स्टॉक है और मुझे लगता है ये जो खबरें आई है और जो टारगेट्स आए हैं वो डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव है इस स्टॉक के लिए। और वैसे भी ये जो क्यूएसआर है या जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी के कारोबार में है उनके लिए फ्यूचर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है जुबिलेंट फूडवर्क्स और जिस तरह के इनके पास फ्रेंचाइजेस हैं, ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। तो इन लेवल्स पे भी इस स्टॉक में होल्ड तो करना ही है, बाकी कोई दिन बाजार खराब हो और नीचे आता स्टॉक तो खरीदारी करने की भी सलाह रहेगी। तो ये है आपके लिए जुबिलेंट फूड। सुमित जी, एक बार जरा चार्ट पर भी अपनी राय दे दें जुबिलेंट फूड। दिवांशु, मेरे को लगता है स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। स्टॉक का गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है, 3500 के आसपास प्री ओपनिंग दिख भी रहा है। तो मेरे को लग रहा है स्टॉक के अंदर यहां से मूव ऊपर का देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ऊपर में 3650 से 3700 रुपए तक के लेवल जुबिलेंट फूड के अंदर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो फ्रेश खरीदारी करें।
तो ये है आपके लिए राय जहां तक जुबिलेंट फूड का सवाल है, ये भी एक फोकस में रहेगा। दिल्ली में हमने देखा है रेस्ट्रिक्शंस फिर से बढ़ा दी गई हैं न्यू ईयर्स और क्रिसमस के लिए, क्षमता को भी घटा दिया गया है, तो कुछ ये भी रिलेटेड स्टॉक्स हैं जो एक्शन में रहेंगे, बट शायद डिलीवरी ऑर्डर्स फिर बढ़ जाएं तो जोमेटो और जुबिलेंट फूड जैसे काउंटर्स पर आपको रखनी है नजर। इन्फो एज भी फोकस में आपको आते हुए दिख सकता है इसके बेसिस पर। कुछ और स्पेसेस जहां पर आपको मूव आते हुए दिखेंगे, इसी पर राय ले ली जाए। डिक्सन टेक, इसके चार्ट पर भी एक बार नजर डाल देते हैं। जो हमारी खबर थी आईटी रेड को लेकर, पहले हमने ये आपको बताई थी, उस पर क्या एक्शन है। डिक्सन टेक चार्ट्स पर पालिया साहब। तो दीपांशु जी, कल न्यूज का एक रिएक्शन तो स्टॉक में देखने को मिला, और अभी जिस तरीके से इंडिकेटिव टिक से हमें लगता है अगर ये स्टॉक में लोअर साइड पे 5300 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर वो टूटता है तो फिर और भी सेलिंग एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। तो 5300 के लेवल को मॉनिटर करना होगा ओपनिंग के बाद। अगर इसके नीचे फिसलता है तो फिर स्टॉक में हमें लगता है लोअर साइड में जो सपोर्ट है नेक्स्ट वो आएगा करीब 5150 के आसपास, तो और भी सेलिंग एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। हायर साइड पे जब तक अभी स्टॉक 5500 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, हमें लगता है थोड़े समय के लिए इसमें सप्लाई प्रेशर बना हुआ रहेगा। तो ये है आपके लिए राय जहां तक डिक्सन टेक का सवाल है, थोड़ा सप्लाई प्रेशर इसमें बन सकता है। सेठी साहब, दो मेटल स्टॉक्स जहां पर आपकी राय लेनी है, एक तो हिंडाल्को जहां पर हम देख रहे हैं पालविया साहब, बागले साहब की तरफ से भी बाय कॉल्स आ रही हैं, थोड़ा स्पेस में एक्शन है, मेटल्स 2-3 दिनों से अच्छा कर रहे हैं। और हिंदुस्तान जिंक के दाम करीब 2 महीने की ऊंचाई पर है, इन दोनों पर आपकी राय सर? बिल्कुल, दोनों स्टॉक पे बुलिश हूँ, वैसे भी मेटल सेक्टर पे भी बुलिश हूँ। ये जो पिटाई हुई है उसके बाद से सब स्टॉक्स अच्छे लगने लगे हैं, हालांकि नीचे से थोड़े रिकवर हो चुके हैं, बट इन लेवल्स पे भी इन सब स्टॉक्स को खरीदना है। बाकी हिंडाल्को डेफिनेटली बड़ा एक बुलिश ट्रेंड है हिंडाल्को में, और विद इन द मेटल स्पेस अगर आपको एल्यूमिनियम को प्ले करना है तो हिंडाल्को, नाल्को, इवन वेदांता, ये तीनों स्टॉक अच्छे लगते हैं, और हिंडाल्को वुड बी अ बाय एट द करंट लेवल्स। और दूसरा हिंदुस्तान जिंक भी एक बहुत ही शानदार जबरदस्त कंपनी है, वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छा है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है। मुझे लगता है इस स्टॉक को भी करंट लेवल्स पे या कोई भी गिरावट पे एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से भी इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदा जाना चाहिए। तो यह है आपके लिए राय हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक दोनों पर, नाल्को, वेदांता पर भी आपको रखनी है नजर रखनी है बाजार पर, क्योंकि जबरदस्त शुरुआत के साथ बाजार तैयार हो रहे हैं। सेंचुरी बल्कि नेल्सन 111 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी खुल रहा है 17,066 के लेवल पर, और निफ्टी बैंक ट्रिपल सेंचुरी लगाकर कल के जो टारगेट्स की बात करी थी 325 का फाइनल टारगेट था अनिल जी, 350 पर निफ्टी बैंक खुल रहा है। ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। 17,065 का दिया था टारगेट, 17,066 पर खुल रहा है, 1 पॉइंट इधर उधर। ये ठीक नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली वही जिन लेवल के आसपास हम ओपनिंग की उम्मीद कर रहे थे। मैं बैंक निफ्टी भी आपको ये कह रहा था कि 17,325 पर खुलना चाहिए, एग्जैक्टली 35,325 पर, 35,350 के आसपास, और 17,065 का जो हमारा लेवल है निफ्टी का, एग्जैक्टली वहीं खुलता हुआ दिख रहा है। तो अब यहाँ खुल रहा है तो हम दो काम करेंगे। पहला, बैंक निफ्टी में जो कल की हमारी लॉन्ग पोजीशन है, जो खरीदारी करने की राय दी थी, वहां प्रॉफिट बुक करेंगे बिल्कुल। और अगर प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो स्टॉप लॉस आपका ट्रेल होकर 35,200 स्पॉट लेवल का हो जाएगा, यहाँ से 150 पॉइंट अगर आप अपसाइड के लिए। लेकिन मेरी राय होगी कि प्रॉफिट बुक कर लें, वापस नीचे आएगा तब एंट्री करेंगे, और एंट्री करने के लिए 35,150 के आसपास का लेवल और 35,225 का लेवल, दो लेवल है जहां पर एंट्री करने के बारे में सोचेंगे। तो पहली चीज है यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे। निफ्टी में भी 17,065 पर खुल रहा है, एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे, वापस एंट्री करने के लिए 17,000, 17,025 के आसपास के लेवल का इंतजार करेंगे, वहां देखेंगे और फिर सोचेंगे, क्योंकि 17,065, 17,100 ये आपके लिए हल्की फुल्की रुकावट का रेंज है। तो इसलिए यहां पर फ्रेश खरीदारी करने के लिए हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। 50 एक पॉइंट नीचे मिले तो बेहतर है निफ्टी, और 150 से 200 पॉइंट नीचे मिले तो बेहतर है बैंक निफ्टी। प्रॉफिट बुक करके फिर इंतजार करें, प्रॉफिट बुक करें। हाँ, और अगर आपके और अपसाइड की इच्छा है तो फिर ट्रेल करते चले, ये ज्यादा बढ़िया। ठीक है, तो अब फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, उसके लिए डिप का इंतजार करें, एग्जिस्टिंग पोजीशन मजा आ गया, दोनों हमारे लेवल पे खुल रहे हैं। अच्छा कह रहा है, 17,065 निकाला तो एग्जैक्ट जो लेवल निकाला 35,325 और 17,050 एग्जैक्ट लेवल पर खुलते दिखा। बिल्कुल। तो चलिए, बढ़िया शुरुआत के लिए बाजार हैं तैयार, और इस अच्छी शुरुआत के बाद कैसी रहेगी चाल, ये भी देखना आज के लिए जरूरी होने वाला है। स्टॉक्स एक्शन में काफी सारे आपको आते हुए दिखेंगे, और इंडेक्स लेवल पर भी देखें तो सिर्फ एक डिवीज लैब एकदम सुस्त खुल रहा है, एकदम सपाट खुल रहा है, बाकी सारे के सारे निफ्टी स्टॉक्स आपको पॉजिटिविटी के साथ ही खुलते हुए दिखेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में। यहां पर रखनी है नजर। एक राय जरा टाटा मोटर्स पर भी ले ली जाए, क्योंकि कल अच्छे एक्शन में आया था, चार्ट कॉर्नर का पिक भी था। कुणाल जी जरा राय दे, आज भी पॉजिटिव एक्शन के साथ खुल रहा है, कल की
अगर किसी ने पोजीशन ली हो तो क्या स्ट्रैटेजी रखनी है आज के लिए? देखिए बिल्कुल होल्ड करना चाहिए दीपांशु। कल इसमें जो 2-3 सत्र पहले गैप बना था वो टाटा मोटर्स में फिल होते हुए दिखा था, और मैंने कल भी कहा था कि इसमें रबर बैंड गुलेल पैटर्न बना हुआ है और ये गुलेल में बिल्कुल बहुत तेजी से मूव आता है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में आपको 500 रुपए के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो जिन्होंने कल खरीदा है होल्ड करने की राय। बिल्कुल, तो जिन्होंने कल खरीदा है होल्ड करके चले। फिलहाल अच्छी शुरुआत इस काउंटर पर आपको आती हुई दिख सकती है और ट्रेड में भी बढ़िया मूव के लिए हो रहा है तैयार। तैयार हो रहे हैं कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको अच्छी मूव आने के लिए तैयार है। मेटल स्टॉक्स की बात करें, टाटा मेटालिक्स ये भी एक और काउंटर है जो बाजार के रेडार पर आया है रिसेंटली। पालवे साहब जरा इसका चार्ट देखकर बताएं, टाटा मेटालिक्स क्या राय बनती है सर? तो दीपांशु जी देखिए, स्टॉक में एक करेक्शन होते हुए देखा हमने पिछले दिनों में देखे तो स्टॉक एक बड़ा करेक्शन दिखाया, 1300 से ऑलमोस्ट 800 के आसपास करेक्ट होते हुए दिखा है। स्टॉक के सेटअप के हिसाब से देखें तो जो इसका एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे जो सपोर्ट एरिया है उसके आसपास से स्टॉक अब यहाँ से बाउंस दिखाते हुए दिख रहा है। हमें लगता है 820 काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अब इस लेवल के आसपास अगर ये स्टॉक होल्ड कर लेता है तो एक पुलबैक का ट्रेड जरूर बनते हुए दिख सकता है। ऑलरेडी स्टॉक एक ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है शॉर्ट टर्म चार्ट पे। हमें लगता है यहाँ से पुलबैक इसमें अगर बनता है तो 870 880 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। छोटा ही स्टॉप लॉस रखे 820 के आसपास का एक पुलबैक का ट्रेड यहाँ पे बिल्कुल लॉन्ग साइड के लिए इनिशिएट किया जा सकता है। तो ये है आपके लिए टाटा मेटालिक्स पर राय। पीएसपी प्रोजेक्ट, सुमित जी इस पर जरा राय दें। आई थिंक गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इन्हें कुछ क्लियरेंस मिली है, 6.5% ऊपर खुलने के लिए तैयार है पीएसपी प्रोजेक्ट्स। ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है पीएसपी प्रोजेक्ट्स के अंदर। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है होल्ड करें। स्टॉक एक करेक्शन के बाद एक बाउंस बैक का संकेत दे रहा है जिसके अंदर 470 के ऊपर आज क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर स्टॉक में 500 रुपए तक के लेवल पीएसपी प्रोजेक्ट्स में इमीडिएट शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। तो नजर रखिए, आज वैसे दमदार शुरुआत के संकेत पीएसपी प्रोजेक्ट आपको दे रहा है। एचईजी, ग्राफाइट, फिलिप्स कार्बन, कल सेठी साहब से भी इसके बारे में बात हो रही थी, उनके तो चहेते स्टॉक्स हैं ही ये, और हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च भी थी कि कैसे जाकर आगे जाकर दाम में आपको बड़ा एक्शन आते हुए दिख सकता है। वागले साहब, एचईजी जरा इसके चार्ट देखकर बताएं सर। आज भी 2.5% ऊपर खुलने की तैयारी में, कल भी पॉजिटिव था काउंटर। दीपांशु अभी भी थोड़ा सा कंफर्मेशन साइंस चाहिए, बाउंस बैक ही है। 1595 के करंट लेवल पे मैं कहूंगा ये 1700 तक तो जा सकता है, लेकिन इसका बेसिक पैटर्न अभी भी डाउन है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी बेचना चाहिए, बट ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं है। मुझे लगता है ये 1520 1530 ऑन द डाउन साइड, 1650 1700 ऑन द अपसाइड ये रेंज होगी। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा। बेसिक पैटर्न हल्का सा वीक है, करेक्टिव है। ओके, तो फिलहाल बेसिक पैटर्न हल्का सा वीक है, पर देखते हैं कैसा एक्शन इस पर आते हुए दिखेगा। एक स्टॉक जिस पर राय लेनी है, बाटा इंडिया, ये भी आज आपको फोकस में आते हुए दिख सकता है। मेट्रो ब्रांड्स की तो लिस्टिंग हो गई है, वहां पर आपको कल रिकवरी भी आती हुई दिखी। पालवे साहब, बाटा इंडिया की चार्ट क्या कहती है? दीपांशु जी देखिए, ये स्टॉक में भी एक करेक्शन हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा है, लेकिन स्टॉक में अगर हम देखें तो एक सपोर्ट जोन के आसपास ही कल का क्लोज है। ऑलमोस्ट 1786 ये इंपॉर्टेंट लेवल है स्टॉक के लिए। अब ये स्टॉक अगर ये इस लेवल को नहीं तोड़ता है कोई भी करेक्शन में, तो स्टॉक में अपसाइड का मूव बिल्कुल आते हुए दिखना चाहिए। हमें लगता है इमीडिएट जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है स्टॉक का वो है करीब 1900 के आसपास, 1900 और 1934 ये अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें पुलबैक में आते हुए दिख सकते हैं। हालांकि स्टॉक ओपन हो रहा है हायर साइड पे। अब यहाँ से स्टॉप लॉस जो होगा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो होगा 1820 का। लॉन्ग साइड का ट्रेड रखा जा सकता है 1900 1934 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए बाटा इंडिया पर राय। फेवरेट स्टॉक रहा है पालवा साहब का और शुभम जी का, दोनों का भी हमेशा उनकी रिकमेंडेशन आ ही जाती है। इस बीच शुरुआत करते हैं। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में, घंटी की मधुर आवाज आपके कानों में गूंजती हुई नजर आएगी, क्योंकि सेंचुरी मारने के मूड में और बिल्कुल सुमित जी के लिफाफा लेवल पर 111 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, 321 अंक ऊपर है बैंक निफ्टी और सेंसेक्स भी 321 अंक ऊपर है। तो बिल्कुल परफेक्ट लेवल जो सुमित जी देखना चाहते हैं और अपने लिफाफे में रखना चाहते हैं। 17,050 वो लेवल, 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी ने की है शुरुआत और बैंक निफ्टी 250 अंक मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। 325 अंकों की तेजी सेंसेक्स में आपको नजर आएगी। तो 17,065 के आसपास शुरुआत और 35,000
325 के थोड़ा आसपास शुरुआत करते हुए बाजार अब वहां पर सेटल होते हुए 95 अंकों की मजबूती अब भी बरकरार है आपके लिए निफ्टी में, और 350 अंक मजबूत है बैंक निफ्टी, 350 अंक मजबूत है सेंसेक्स। सिर्फ एक स्टॉक है कमजोर और वो है डीवीज, 0.5% नीचे, बाकी 49 स्टॉक है मजबूती के साथ, और डीवी भी इसलिए कमजोर है कि कल आखिरी मिनटों में काफी तेजी से भागा था। इसके अलावा मजबूती कहां से आ रही है? अदानी पोर्ट 2% ऊपर, टाटा मोटर्स 1.5% ऊपर है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में 1.5% की तेजी, और कोटक महिंद्रा बैंक अच्छी खबरों के दम पर 1% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। प्राइवेट बैंक्स में कोटक के अलावा इंडसइंड बैंक मजबूत है, सरकारी बैंकों में एसबीआई ने मजबूत शुरुआत की है, एक्सिस बैंक हरे निशान में खुलता हुआ दिख रहा है। तो बैंक्स और एनबीएफसी आज के सेशन में एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त 50 में से 49 स्टॉक ऊपर। वायदा कारोबार की तरफ आई है, दमदार रिपोर्ट के दम पर जुबिलेंट फूड 2.5% के बड़े उछाल के साथ टॉप गेनर, फाइजर ठीक पीछे 2%, दोनों ही स्टॉक एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। बिरला माफ कीजिएगा, बिरला सॉफ्ट सेठ साहब का आज का पिक 520 के टारगेट के लिए मजबूत खुलता हुआ 2% ऊपर 512 पर। एल&टी फाइनेंस एक और पिक थी सेठ साहब की, वो भी 2% मजबूत खुलती हुई दिख रही है। छोटे बैंक्स में बड़ा एक्शन, बंधन बैंक 2% मजबूत है, केनरा बैंक 1.25% मजबूत, पीएनबी 1.25% मजबूत। तो छोटे बैंक्स एक्शन में आने की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। एक और स्टॉक जो इंटरेस्टिंग दिख रहा है सुबह सुबह वो है डीएलएफ 2% की तेजी के साथ। जी एंटरटेनमेंट बैन में है लेकिन कल की कॉन कॉल के बाद 2% की मजबूती 357 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है, और इस लेवल की अहमियत यह है कि डील के ऐलान के ठीक एक दिन पहले परसों का हाई 357 रुपए के आसपास उसे पार करने की कोशिश करता हुआ जी एंटरटेनमेंट, ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। आइए कमजोर शेयर भी एक बार रख दूं, वैसे ज्यादा है नहीं लेकिन बताना मेरा फर्ज है तो बता दूं आपको। सबसे ज्यादा कमजोर है जेके सीमेंट और वो पूरा 0.5% नीचे है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मजबूती का माहौल कितना जबरदस्त है। बाजार एकदम स्ट्रॉन्ग 17,045 के आसपास ट्रेड करते हुए 87 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी पर हम, और बैंक निफ्टी पर 250 अंक मजबूत है। तो ये है इस वक्त का रुझान। दी बताइए कहां है आपकी नजर? अनिल जी, जीई शिपिंग जो खबर आई है कि बायबैक के लिए कंपनी बोर्ड बैठक करने वाली है, सबसे आगे है, 7% की तेजी इस काउंटर पर आपको आती हुई दिखेगी। इसके साथ दालमिया शुगर में 3.5% का उछाल आ रहा है। बोरोसिल लिमिटेड एक बार फिर से एक्शन में 3% ऊपर, पूना वाला फिनकॉप 2-2.5% की तेजी दिखाता है। वेंकीज इंडिया में आज आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है। ईआईएच होटल्स इस पर भी खरीदारी है, साथ ही ई क्लर्क्स, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, टीसीआई लिमिटेड यहाँ पर भी पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है। एचजी इंफ्रा यहाँ पर भी पॉजिटिविटी बनती हुई, कोल्टे पाटिल खरीदारी हो रही है। एलगी इक्विपमेंट वापस एक्शन में आ रहा है। तेजस नेटवर्क्स में 2-2.25% की तेजी है। टाटा मेटालिक्स जिसकी हम बात कर रहे थे 2-2.5% ऊपर, ये काउंटर भी है। न्यूलैंड लैबोरेटरीज, जेंसा टेक्नोलॉजीज, एचईजी, आईआईएफएल, सुंदरम फास्टनर्स, महिंद्रा सीआईई, उज्जीवन, ये भी कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपको मूव आती हुई दिखेगी। खबरों के दम पर बजाज होल्डिंग्स यहां पर प्रोमोटर एक्शन हुआ है, साथ ही चंबल फर्टिलाइजर और महाराष्ट्र सीमलेस यहां पर आपको रखनी है नजर। इसके साथ ही आप नजर रखिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर भी। कल जो खबर आई है क्यूआईपी के जरिए 1500 करोड़ जुटाने के लिए कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है। ये भी एक और स्टॉक है जो आपकी फोकस लिस्ट में रहेगा। वीकनेस कहां पर आ रही है इस पर भी एक बार डाल देते हैं नजर। अपोलो पाइप्स करीब 2% नीचे, पीएनबी हाउसिंग, हैट्सन एग्रो, बजाज इलेक्ट्रिकल्स हल्की मुनाफा वसूली दिखाते हुए बड़ी तेजी के बाद सिग्निटी, नीलकमल, सीसीएल प्रोडक्ट्स, फिलाटेक्स, एबीबी, वीमार्ट, सास्किन टेक्नोलॉजीज, तिरुमलाई केमिकल्स कल करीब 7-8% ऊपर यह था ये काउंटर, आज हल्की सी मुनाफा वसूली। बॉम्बे डाइंग कल की तेजी के बाद आज ये भी थोड़ा सुस्त दिख रहा है। तो अनिल जी हल्का सा रोटेशन है, कल की तेजी वाले स्टॉक्स हल्की सी सुस्ती दिखा रहे हैं, कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं है यहाँ पर, बट खबरों के दम पर स्टॉक्स एक्शन होल्ड कर रहे हैं। निफ्टी भी 17,050 के करीब है, थोड़ा ऊपरी स्तरों से हल्का होता है, और बैंक निफ्टी भी ऊपरी स्तरों से करीब 100-125 अंक हल्का होता है, बट अच्छी गेंस बाजार होल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छी मजबूती के साथ होल्ड करते हुए बाजार, ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त आता हुआ बाजार का। तो पहली टिक पर बाजार गैप से खुलने के बाद मजबूती के साथ होल्ड करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। अगर 17,000 के ऊपर बने हुए तो ये अपने आप में एक अच्छा संकेत माना जाएगा। आइए स्टॉक्स जो एक्शन में उन्हीं पर फोकस कर लिया जाए। पहले मजबूत शेयरों का जिक्र करें जहां पर तेजी शानदार है। बिरला सॉफ्ट ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी भरपूर होती हुई दिख रही है, और बिरला सॉफ्ट के लिए कह भी रहते सेठी साहब यहां पर आप खरीदारी करके चले, ये एक्शन भरपूर दिखाएगा, और 520 का सेठी साहब का टारगेट आता हुआ भी दिखा है। पालिया साहब बिरला सॉफ्ट जरा दे अपनी राय एक बार। बिल्कुल अनिल जी, काफी अच्छा सेटअप है, और स्टॉक में जिस तरीके से ओपनिंग के बाद से बाइंग इंटरेस्ट बना है, हमें लगता है ये स्टॉक में 540 तक की अपसाइड भी यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। जिन्होंने भी ओपनिंग में लिया है या ऑलरेडी पोजीशन है, अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 514 के आसपास रख ले, और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 535, 540 तक आते हुए दिखेंगे।
तो ये है आपके लिए राय। जहां तक बिरला सॉफ्ट आज वायदा कारोबार में सबसे एक्टिव काउंटर यही है, बट बिरला सॉफ्ट के साथ साथ और भी काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको खरीदारी दिख रही है। L&T फाइनेंस एक और पिक जहां पर सेठी साहब ने खरीदारी की राय दी थी 85 के टारगेट के लिए, करीब 83 के लेवल्स पर आता हुआ। फाइजर पर खरीदारी है, अदानी पोर्ट्स भी अच्छा दिख रहा है। DLF ये भी ओपनिंग पर 2% ऊपर आते हुए दिखा है। बंसल जी, DLF आज के लिए कोई ट्रेड बनता है सर? दीपांशु, डीएलएफ के अंदर देखें तो थोड़ा सा गैप से खुला है, पिछले 2 दिन के हाइस के ऊपर निकला है और तीसरे दिन के हाइस के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो जिन्होंने के पास है दीपांशु 381 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। ऊपरी स्तरों पर 388 के ऊपर सस्टेन करेगा तब एक नई खरीदारी की राय होगी। हाउसिंग फाइनेंस में है एक्शन। L&T फाइनेंस तो आगे है ही, साथ ही LIC हाउसिंग फाइनेंस, इस पर भी आप खरीदारी देख रहे हैं। वागले साहब, LIC हाउसिंग फाइनेंस करीब 358 के लेवल्स पर आता हुआ सर। दीपांशु, ये बाउंस बैक थोड़ा सा और जा सकता है। 365, 366 यहां से मुझे दिख रहा है। आज का लो का स्टॉप लॉस होना चाहिए 354 के नीचे जाएगा तो वीक होगा। कोई खास मोमेंटम नहीं है, मतलब 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, अभी 358 पर है। 4 रुपए के रिस्क और 6 रुपए का रिवॉर्ड कोई खास नहीं है, बट ये थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर में कंटिन्यू हो सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस पर राय। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है पहले बिगुल का सुमित जी की तरफ से सुमित का सुपरहिट। बनाए सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक है और मेटल सेक्टर के अंदर मोमेंटम बन रहा है। टाटा स्टील यहां पे मेरे रडार पे आया है। 1138 1140 का अभी CMP है, इसको यहां पे खरीदारी करें। टाटा स्टील में लास्ट 2 दिनों में धीरे धीरे करके मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है और ये यहां से एक्सटेंड होना चाहिए। टाटा स्टील में नीचे में जो सपोर्ट है चार्ट्स के ऊपर वो 1110 का है। स्टॉक के अंदर खरीदारी करें, 1110 का स्टॉप लॉस लगाएं। यहां से ऊपर की तरफ जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो है 1170 और 1180 रुपए। ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट होंगे। अगर ये रैली ऐसे कंटिन्यू हुई तो 1200 के लेवल कंटिन्यूअसली ये वन वे जाएगा। यहां पे CMP पे खरीदारी करना है 1110 के स्टॉप लॉस से। 1170 1180 ये 2 टारगेट ऊपर में इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से टाटा स्टील में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो टाटा स्टील पर करनी है ये है सुमित जी की तरफ से राय। इनफैक्ट सुमित जी से मैं JSPL के बारे में भी पूछने वाला था क्योंकि वो भी तेजी से ऊपर आ रहा है। पालवे साहब, आप ही बता दें सर, JSPL यहां पर भी एक्शन है, इस पर भी ट्रेड बनेगा? तो बिल्कुल दीपांशु जी, देखिए पूरे सेक्टर में ही कहीं ना कहीं एक बाइंग इंटरेस्ट बना है। एक बड़े करेक्शन के बाद सारे स्टॉक्स अब बाइंग इंटरेस्ट दिखाते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है जिंदल स्टील एंड पावर को भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है। जिस तरीके से डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो 3 दिन के करेक्शन के कहीं ना कहीं इसने एक रिवर्सल का साइन दिया है। 386 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बाय कर सकते हैं। 394 396 ये टारगेट हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से 382 का स्टॉप लॉस रखें और जिंदल स्टील एंड पावर को भी बाय किया जा सकता है। बिल्कुल, तो JSPL पर भी कर सकते हैं खरीदारी। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तेजी से ये भी काउंटर ऊपर आते हुए दिख रहा है। कुणाल जी, BEL पर जरा राय दें सर, चार्ट एक्शन में आते हुए। देखिए बिल्कुल दीपांशु, अभी एक मोमेंटम बना है। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और हमने देखा है कि बिल्कुल सपोर्ट से 200 रुपए के आसपास से इसमें एक तरफा तेजी बन रही है। मुझे लगता है 215 से पहले कोई रेजिस्टेंस इंट्राडे चार्ट्स पर नहीं है। अभी 208 रुपए का भाव है तो 7-8 रुपए की जगह ऊपर दिखती है। 215 में एक और ब्रेक लेवल होगा, वो लेवल पार हुआ तो फिर 230 तक की एक रैली बनेगी। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे, 215 के ऊपर फ्रेश परचेज भी कर सकते हैं। ओके, 215 के ऊपर BEL में आएगा भरपूर एक्शन, इस पर रखिएगा आप नजर। एक्शन यहां पर बढ़ने की पूरी संभावना इस वक्त होती दिख रही है। कैश मार्केट के कई सारे स्टॉक्स हैं, इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट में मजबूती ज्यादा बेहतर है। विनाइल केमिकल कल या परसों जैन साहब की पिक थी, कल थी शायद, और 7% आज मजबूत है। ये स्टॉक अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जो जेम स्टॉक दिया था कल ही थी ना, तो आज 7% मजबूत है। जी शिपिंग 290 पर इस वक्त है, 300 रुपए का लगभग हाई बनाया, 290 रुपए के आसपास। अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एंट्री करनी हो तो क्या लेवल सही होगा? जरा सुमित जी चार्ट्स देखिए, जी शिपिंग के दीजिए अपनी राय, एंट्री पॉइंट। तो होल्ड रख के चले। 270 280 कोई भी डीप अगर आता है तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। यहां पर भी बाय बन सकता है। 300 का हडल जैसे ही क्रॉस होगा तो 340 से लेके 350 रुपए तक के मूव पोजिशनली जी शिपिंग में ऊपर की तरफ फिर देखने को मिलेंगे। तो ये है आपके लिए राय। GE शिपिंग पर बायबैक के लिए हो रही है कंपनी तैयार और उसका रिएक्शन आप स्टॉक पर भी आते हुए देख रहे हैं।
रिएक्शन कुछ और काउंटर्स पर भी आपको अच्छे दिख रहा है। बालाजी एमाइंस ये भी अच्छी तेजी में आ रहा है, अभी अभी एक स्पाइक आया है, इस पर रखिए नजर। एमएमटीसी इस पर रखिए नजर, 3% की तेजी ये दिखा रहा है। थायरोकेयर इस पर भी पॉजिटिव एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एक बार जरा थायरोकेयर पर भी राय ली जाए बंसल जी की तरफ से। बंसल जी जरा चार्ट देखें थायरोकेयर के सर, 3% ऊपर 1000 का लेवल क्रॉस करते हुए। देखिए दीपांशु, बिल्कुल लेवल्स क्रॉस हुए हैं बट टेक्निकली पैटर्न्स डिस्टॉर्टेड हैं, और सबसे खास बात क्या है कि काफी लोग यहाँ पे ऊपर लेके फंसे हुए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है जिनका शॉर्ट टर्म नजरिया है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करें, कंफर्मेशन आए तब खरीदारी की राय होगी। जिनके पास है होल्ड करें, नई खरीदारी के लिए रुके। ओके, थायरोकेयर में नई खरीदारी करें। थायरोकेयर वैसे भी वो तो मर्ज हो ही रहा है अभी, तो शायद एक्शन इसलिए भी कम हो गया। मैंने सोचा मेड प्लस आ रहा है थोड़ा, शायद उस हिसाब से आज लिस्टिंग है ना मेड प्लस की, थोड़ा सेंटिमेंटल इन स्पेसेस में आ जाता है। बराबर, तो मेड प्लस भी वो दवाएं वाएं की दुकान वाली, तो ये अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल पे राय ली है। जरा अपोलो हॉस्पिटल देखिए जरा, वागले साहब आपका फेवरेट स्टॉक। अनिल जी, कुछ चार्ट में तो कुछ दिख नहीं रहा है, हल्का सा बेरिश ही मैं कहूंगा। 4810 4815 के लेवल पे मुझे नहीं लगता ये 4850 ब्रेक करेगा। ऑन द डाउन साइड 4700 का एक सपोर्ट है, मतलब स्लाइटली नेगेटिव मेरा व्यू है, लेने का तो कोई सवाल नहीं है। चार्ट पे कुछ दिख नहीं रहा तो और तो कहीं हम आपको बोल भी नहीं सकते, कहीं और देखो आप, और तो कहीं आप देखेंगे भी नहीं, है ना। तो चार्ट पे कुछ नहीं दिख रहा, अपोलो हॉस्पिटल छोड़ दें। अरे 48 हो गए, हाँ, ये तो 5800 होता था। करेक्ट हुआ ना, काफी शार्पली करेक्ट हुआ। 4000 से 5800, 5800 से 4800। ओके, वो प्रोमोटर ने थोड़ी हल्का सा 7 लाख शेयर बेचे भी थे, हाँ, करेक्ट। उसके बाद से थोड़ा सुस्त हो गया ये काउंटर। ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इस पर रखिए नजर, 72 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला है और उसके बेसिस पर 8% का उछाल इस पर आते हुए दिख रहा है। यूजुअली बहुत ही इग्नोर्ड स्टॉक है, कभी बात नहीं होती इस पर, बट एक मूव आ रही है, और वो भी इसलिए क्योंकि कंपनी ने एक बड़ा ऑर्डर जीता है इस समय 72 करोड़ का, जिसकी वजह से आप स्टॉक पर एक्शन आते हुए देख रहे हैं। करीब 7-7.5% ऊपर, 400 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, 70 करोड़ का इन्होंने ऑर्डर जीता है। आइए स्वागत करते हैं सिमी जी का, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स के लिए। मॉर्निंग सिमी जी, बताएं मैम। वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का मेरा पहला स्टॉक होगा केपीआईटी टेक। बिरला सॉफ्ट का जो सक्सेस हुआ है, कल का क्लोजिंग शो में मैंने बिरला सॉफ्ट दिया था, आज सेठी जी ने दिया है। बिरला सॉफ्ट मेरा टारगेट अचीव किया है, यहाँ से भी जाएगा ऊपर। और मेरा अभी का जो स्टॉक है मिड कैप आईटी में ही है, केपीआईटी टेक। ये भी मैंने कल सुबह 9:30 में देख के गया था बीटीएससी के लिए, वो कल का हाई क्रॉस किया है। इसमें 507-8 के आसपास हाई बनाया था, आज ये क्रॉस किया है, अभी 518 है, यहाँ से भी चलेगा। 532 का पहला टारगेट, 545 का दूसरा टारगेट, 555 का तीसरा टारगेट के लिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज को खरीद कर चलने का सलाह होगा। मेरा दूसरा स्टॉक होगा मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस में भी एक शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला है। मेट्रोपोलिस करंट लेवल से खरीद कर चलने का सलाह होगा। 3400 का पहला टारगेट, 3450 का दूसरा टारगेट और 3490 का तीसरा टारगेट के लिए मेट्रोपोलिस को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 3320 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। ओके, तो जिसकी हम बात कर ही रहे थे कि अब एक्शन आपको थोड़ा सा डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है, तो मेट्रोपोलिस यहाँ पर, मेट्रोपोलिस कैश में फ्यूचर्स में, अब तो फ्यूचर्स में आ गया, मेट्रोपोलिस फ्यूचर्स में आ गया। 3320 नहीं 32 नहीं 3320 है, स्टॉप लॉस 3230 नहीं थे। सिमी जी 3320, राइट सिमी जी? हाँ 3320 अनिल जी। अरे आप इतनी स्पीड से बोलते हैं, हमारे प्रोड्यूसर को लिखने में टाइम लग जाता है, मतलब गड़बड़ हो जाता है, एक आध डिजिट इधर उधर। अच्छा, केपीआईटी का स्टॉप लॉस बताइए। केपीआईटी 507 के नीचे स्टॉप लॉस होगा, वो कल का हाई था, तो उस हाई के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। ओके, अच्छा ऐसा इतना मतलब जल्दी जल्दी बोलने के पीछे रीजन क्या, मतलब आप सारे काम जल्दी जल्दी करती हैं ऐसे? बोलने में अगर भाग जाए तो प्राइस भी बढ़ जाएगा ना, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कह देती हूँ। अरे आपके बोलने से इतना जल्दी बोलने से जल्दी भागते हैं, धीरे धीरे बोलेंगे तो धीरे धीरे भागेंगे, चिंता न करें। 3400 ये टारगेट है पहला, फिर 3450 और 3490, ये 3 टारगेट के लिए करनी है खरीदारी आपके लिए। अच्छा, एक और सीबी जी आप आई है तो एक राय आपके पसंदीदा स्टॉक पर ली जाए, वो है एसआरएफ। कल 2300 के ऊपर बंद भी हुआ, इसके भी चार्ट जरा देखिए एक बार एसआरएफ के बताइए। कल
कल का 2320 का पहला टारगेट दिया था अनिल जी, 2320 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा क्योंकि 2333 का के आसपास अब सुमित वाले लिफावे वाले लेवल्स पर हाई बना के आया है, और वो हाई क्रॉस करेगा तो 2345, 2395, 2445 कुछ भी हो सकता है। 2320 का पहला टारगेट मेरा था कल का, तो 2320 क्रॉस करेगा। सुमित का टारगेट जो लिफावा वाला लेवल है आज का, वो क्रॉस करेगा, उसके बाद इसमें नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। स्टॉक एक्चुअली आने वाले कई दिनों के लिए होल्ड करके रखना चाहिए। 2500 से 2550 का मिनिमम टारगेट के लिए एसआरएफ को होल्ड कीजिएगा, स्टॉप लॉसेस अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा। मुझे लगता है एसआरएफ अभी भी होल्ड किया जा सकता है। एब्सोल्युटली, तो एसआरएफ पर रखिए नजर। कल सबसे पहले हमने आपको बताई थी बात HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जो रेफ्रिजरेशन में कूलिंग के लिए काम होती है इस गैस का, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा रही है 5 साल के लिए, और एसआरएफ को ऑफ कोर्स बड़ा बेनिफिट इससे आता है। ये आपके सामने स्टॉक पर भी एक्शन आ रहा है। आइए, पालवे साहब भी तैयार हैं अपनी कॉल के साथ बिगुल BTST का। बताएं सर। दीपांशु जी, बाय करना है स्टॉक है आदित्य बिरला फैशन रिटेल ABFRL। ये स्टॉक में देखें तो पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से रिकवरी बनी है करेक्शन के बाद, और स्टॉक अब अपने सारे नियर टर्म चार्ट्स पे देखें तो मूविंग एवरेजेस के इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ लौटते हुए दिख रही है स्टॉक में। हमें लगता है यहाँ पे ABFRL फ्यूचर को बाय करना चाहिए। 280.75 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस रखे करीब 276 का, और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें 292 तक के आते हुए दिख सकते हैं। तो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ABFRL में हमें लगता है 292, 295 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल, AB फैशन इस पर करके चले खरीदारी। आइए चलते हैं वागले साहब के पास, वागले के वंडर के लिए। बताएं सर। दीपांशु, ये स्टॉक देने के लिए मुझे थोड़ी सी अनिल जी की हेल्प लगेगी, क्योंकि ये स्टॉक पूरी तरह से अनिल जी का है। ओके, तो उसके लिए आपको F1 का बटन प्रेस करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में। आपका कीबोर्ड है आपके सामने। जी वागिला, पूछिए। ये कहने का कारण ये है कि मेरे चार्ट्स पे कंफर्मेशन अभी तक आए नहीं है, लेकिन वो कंफर्मेशन आएगा तो हाथ में नहीं आएगा। स्टॉक का नाम है वेदांता। मेरे को 350 के पार अगर आप निकलवा देंगे तो वहां से 10 रुपए की मूव मैं करवा दूंगा, मतलब पैटर्न कहता है इसे। अभी 348, 50, 60 है, मैं उसको प्रीएम करना चाहता हूं 345 के स्टॉप लॉस से। अभी देखो हो गया 350 का, तो मेरा 360 का टारगेट होगा, 346 का स्टॉप लॉस मैंने बता दिया, और ये 350, 348 रेंज में बाय करके एंड ऑफ द डे, ये आज का ही कॉल है, आज के दिन में 10 रुपए की मूव आनी चाहिए इसमें। बिल्कुल परफेक्ट, मैं आपके साथ हूं। वेदांता में 348, 350 के आसपास का ही लेवल है जिसे पार करने की कोशिश कर रहा है, और पुराने लेवल्स की तरफ बढ़ेगा भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिविडेंड पे डिविडेंड आ ही रहे हैं। आई थिंक डिविडेंड एडजस्टेड आपके लेवल्स तो आ ही गए थे। उसके ऊपर निकल गया, ऊपर निकल गया। पहले 18.5 रुपए दिया था, फिर 13.5, 14 रुपए कुछ और आया था। तो मतलब कितना 31-32 रुपए का तो डिविडेंड हो गया। 32 रुपए यहाँ जोड़े तो 80-85 के ऊपर 385 के आसपास के लेवल हो गए, जो कि बहुत अच्छे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल वागले साहब, मैं आपके साथ हूँ। 346 का स्टॉप लॉस लगाइए, और 360 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी वेदांता में। ये आपके लिए राय तो ये एक और स्टॉक है ये पूरे एक्शन में। बिल्कुल, तो वेदांता पर रखिए नजर। अच्छे एक्शन में ये काउंटर आपको बनते हुए दिख रहा है। इंटरग्लोब एविएशन पर एक्शन बन रहा है। सुनिल जी, थोड़ी देर पहले भी रेडार पर आया था, वहां से फिर और मूव दिखा रहा है। इंटरग्लोब पर ट्रेड बनता है, तेजी का ट्रेड बनता है दीपांशु। स्टॉक 1960-65 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर यहां से मोमेंटम बढ़ेगा। 2050 से लेके 2100 रुपए तक के लेवल जल्दी ही इंडिगो के अंदर देखने को मिलेंगे। पोजीशन होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी भी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है वो करीब 1925 के आसपास का बनेगा, तो वो स्टॉप लॉस होगा 2050 से लेके 2100 तक के टारगेट्स के लिए। 2050 से 2100 के तक के टारगेट्स के लिए इंडिगो पर रखिए नजर। रीओपनिंग से जुड़े स्टॉक्स पर आज फिर से मोमेंटम है। इंडिगो अच्छा कर रहा है, जुबिलेंट फूड पर भी आप तेजी आते हुए देख रहे हैं। कैश का ऑप्शन जय ठक्कर भी है हमारे साथ तैयार, आइए करते हैं उनका स्वागत। मॉर्निंग जय, बताएं क्या करना है आज।
वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दीप एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू अनिल जी। दीपांशु, खरीदना है 30 दिसंबर की एक्सपायरी का 17,000 का कॉल ऑप्शन जो करीब अभी आपको मिल रहा है 187 पर खरीदे 17,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल जो रेंज है मार्केट की 16,950 से 17,000 की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 187 में इसको खरीदे। 132 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट जो निकल कर आ रहा है वो है 243 का। सेकंड टारगेट जो बन रहा है वो है 270 का। 243, 270 ये दो टारगेट्स के लिए खरीद कर चले 17,000 का कॉल निफ्टी का 30 दिसंबर की एक्सपायरी का। दीपांशु, आज और कल में इनफैक्ट आज एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी रह सकती है और आजकल मैं इनफैक्ट मैं कहूंगा कि 16,985 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। आई मीन इसके ऊपर क्लोज अगर निफ्टी हो जाता है देन प्रोबेबिलिटी निफ्टी में और शॉर्ट कवरिंग की ऊपर में 17,250 तक की बढ़ जाती है इनफैक्ट। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 16,985 के लेवल्स अगर उसके ऊपर क्लोज होगा निफ्टी देन इट वुड बी रियली गुड शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए तो एटलीस्ट। एग्जैक्ट 16,985 का लेवल मैंने भी दिया है। बिल्कुल हमारे लेवल्स मिलते हुए दिख रहे हैं तो बिल्कुल क्लोजिंग बेसिस पर 16,985 इस पर नजर रखें। राउंड फिगर में 17,000 के आसपास। तो ये है आपके लिए निफ्टी पर बाय कॉल 17,000 का इन द मनी कॉल ऑप्शन। लेकिन अगले हफ्ते वाला खरीदना है, आज वाला नहीं। अगले हफ्ते इंतजार करें, अगले हफ्ते वाला आपको खरीदना है। आइए और मेरे ख्याल से सुमित जी की तरफ से पिक है तो सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित का सुपर हिट। और उसके बाद जैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक है और ये ओवरसोल्ड काउंटर है, ऑटो सेक्टर है और 2 दिन पहले वरुण ने इसको अच्छे से कवर भी किया था। स्टॉक का नाम है बजाज ऑटो। 3160 3170 के बीच में ट्रेड कर रहा है। बजाज ऑटो को यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करे। ओवरसोल्ड लेवल से ये बाउंस बैक दिखाने को तैयार है और आने वाले एक हफ्ते के अंदर ये स्टॉक यहां से एक अच्छा पुल बैक, अच्छा बाउंस बैक दिखाना चाहिए। 3100 का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। 3100 के नीचे का ऊपर में जो टारगेट बनेगा 3250 का पहला बनेगा और 3300 रुपए का दूसरा बनेगा। एक हफ्ते के अंदर ये लेवल्स देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 3250, 3300 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पुलबैक के बाउंस बैक के टारगेट होंगे। खरीदारी करें बजाज ऑटो में। बजाज ऑटो ये है आपके लिए वो दमदार स्टॉक जो खरीदारी करने की राय। और बजाज ऑटो की रिसर्च की थी वरुण ने इसलिए कि जो स्टॉक सेंसेक्स से बाहर निकले उसका क्या हाल होता है, जो अंदर आए उसका क्या। विप्रो की एंट्री हुई थी, बजाज ऑटो बाहर निकला था और वरुण का कहना था कि 9% ये बढ़ेगा एक महीने में। ये ट्रैक रिकॉर्ड वरुण यही रिसर्च थी। अभी तो आप किसी और रिसर्च के लिए आए। हाँ, अभी तो बजाज ऑटो का जिक्र किया है सुमित जी ने। तो बताइए आपने बजाज ऑटो पे क्या कहा था, आपको याद है कि नहीं? सुमित जी को याद है? हाँ नहीं जी, मुझे तो याद है कि 9% के आसपास की औसतन जो रिटर्न्स है वो एक महीने में देखने मिलते हैं। जब भी स्टॉक बाहर जाता है किसी सेंसेक्स से तो उनमें ज्यादा आपको तेजी देखने मिलती है विपरीत की जो स्टॉक अंदर आता है। इसके हमने कहा था कि बजाज ऑटो जब अब बाहर जा रहा है तो यहाँ से अगले एक महीने आपको एक वीक का व्यू नहीं लेना है, एक महीने का व्यू लेना है, क्योंकि एक वीक में उस तरह के रिटर्न्स नहीं आते जितना एक महीने में आते हैं। और हाँ, ये भी मैंने कहा था कि निफ्टी को भी ये आउट परफॉर्म करते हैं ज्यादातर, वो देखा था। और मुझे याद है अभी भी हीरो मोटोकॉर्प 18% का रिटर्न दिया था उसने। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज ऑटो में पूरा का पूरा रिसर्च और उसका फायदा आपको होता हुआ दिख रहा है इस वक्त। सुमित जी इतना ध्यान से सुनते हैं वरुण को और हमारे रिसर्च को, ये हमें पता नहीं था। अनिल जी पूरा ध्यान, अनिल जी पूरा ध्यान सुबह से क्लोजिंग शो तक सिर्फ एक ही चैनल पर रहता है, जी बिजनेस। हाय हाय क्या बात है, वाह, दिल खुश कर दिया हमने तो, बिल्कुल मजा आ गया। तो ये है सुमित जी की राय बजाज ऑटो पर खरीदारी करने की। आइए मुलाकात करते हैं जैन साहब से। वक्त है जैन साहब के जेम्स का। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताइए जैन साहब। कैपलिन पॉइंट अनिल जी एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है। मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगती है, फार्मा स्टॉक्स में मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक्स रहा ये। और जिस तरीके की कंपनी ने ग्रोथ दी है और जिस तरीके के रिजल्ट्स देती है कंपनी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इस बार लाने का रीजन ये है, मैं पिछले साल 9 दिसंबर 2020 को भी मैंने जेम्स में दिया था और उस टाइम पे 500 के लगभग भाव चलते थे और 570 के भाव होते थे। फिर 1030 का ये हाइज टच करके तो वापस से ये स्टॉक नीचे आया और जिन लेवल्स पे भी ये स्टॉक है, सबसे बढ़िया बात है जब मार्केट्स करेक्ट करते हैं तो हमें ढूंढना वही स्टॉक है जो अच्छे खासे एक सपोर्ट्स पे भी और अच्छा खासा करेक्ट भी अगर हो चुका हो तो ये अपने लिए सोने पे सुहागा होता है।
और फिर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे दे रहे हो, तो ये रिजल्ट्स तो गजब दे रहा है ये कंपनी। अब कैपिंग पॉइंट की मैं थोड़ी बहुत बात कर लेता हूं। ठीक है, इसका मेजॉरिटी जो वॉल्यूम्स है वो एक्सपोर्ट से आता है, और जब करेंसी अगर मजबूत नहीं है और वीक हो रही है रुपी, तो उसका बेनिफिट इस कंपनी को पूरा मिल रहा है। 92% करीब रेवेन्यूज इनका लैटिन से और अफ्रीकन मार्केट से आता है, तो जो अंडर डेवलप्ड मार्केट्स है वहां से आता है। और इसके पास, कंपनी के पास 20 ANDAs भी फाइल किए हुए हैं यूएस में। सो ओवरऑल 15 पार्टनर्स हैं, और एसेट लाइट मॉडल पे कंपनी चलती है। चाइना और इंडिया में कई सारे पार्टनर्स हैं जहां से ये अपने प्रोडक्ट्स को आउटसोर्स करती है, और करीब 650 फॉर्मुलेशंस, 4000 प्लस रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं 25 थेरेप्यूटिक सेगमेंट्स में कंपनी है। तो आई एम क्वाइट बुलिश ऑन द कंपनी। और मैं अब रिजल्ट्स की बात करूं तो गजब के रिजल्ट्स थे सितंबर के रिजल्ट्स में। लास्ट दिसंबर में जब दिया था अगर ये स्टॉक को, तो उस टाइम पे मैंने 57 करोड़ के पैट को देख के दिया था। इस बार 75 करोड़ का पैट, और पिछले 4 क्वार्टर में हर बार सर्जे बुक्का की तरह अपने ही रिकॉर्ड को ये कंपनी तोड़ते हुए 75 करोड़ के पैट पे बैठे। तो टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर एनुअलाइज्ड प्रॉफिट्स पे ये 277 करोड़ का, तो 5800 करोड़ की कंपनी 277 करोड़ के पैट पे 32.5 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 26 का रिटर्न ऑन इक्विटी, फिर 40% की प्रॉफिट की कैगर रही है पिछले 5 साल की, सेल्स की कैगर रही है 35%, और जीरो डेट कंपनी है। और प्लस अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो गजब का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। 69% प्रोमोटर्स के पास है, और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड है। अगर इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग को देखें तो FIS DIS के पास भी छोटा मोटा स्टेक है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए 890 और 930 के टारगेट के लिए। डेटा कल का स्टॉक भी ऑलमोस्ट अब टारगेट्स के आसपास ही आने वाला। रिलायंस केमिकल्स कल तो ये 10% का सर्किट लगा ही चुका था, और आज भी 6-7% के लगभग ऊपर है। बिल्कुल, वो हम सुबह जिक्र कर भी रहे थे। आज बेहद मजबूती के साथ विनाइल केमिकल्स भी काम करता हुआ दिख रहा है। कैप्लिन पॉइंट एक और बेहतरीन फार्मा कंपनी 890 और 930 के टारगेट के लिए। जिन साहब आप कहीं मत जाइए, यहीं बने रहिए। वैसे तो आप कहीं जाते भी नहीं है, हमेशा यहीं बने रहते हैं, ये बात तो फैक्ट है। जितने लोग हैं आपको दिख रहे हैं वो सारे कहीं नहीं जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए और बने रहिए, क्योंकि जैन साहब आपको देंगे 2022 का सुपरस्टार, एक ऐसा शेयर जो 2022 में कर सकता है कमाल। तो जैन साहब हमारे साथ हैं, आप भी रहिए। और साथ में हमारे साथ 2 और हमारे इन हाउस हमारे रिसर्च एक्सपर्ट वरुण दुबे और कुशल गुप्ता है। तो वरुण से हम बजाज ऑटो की बात करें तो आपको कुशल भी दिख गए, और इतने बड़ी फ्रेम में दिख रहा है। आप सोचेंगे ये है क्या। फिर कुछ लोगों ने पढ़ने की कोशिश की, बुल भी लिखा है, बेयर भी लिखा है, तो बुल वर्सेस बेयर, लेकिन किस पर और क्यों, ये बड़ा सवाल है। बहुचर्चित स्टॉक वो है पेटीएम। पेटीएम में दोनों तरह के लोग अब आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मानते हैं कि बस ये स्टॉक कमाल करने की तैयारी में इतना गिर जाने के बाद, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ना, टच मी नॉट। तो पहली शुरुआत कौन करेगा? अनिल जी, बुल से शुरुआत करते हैं क्योंकि अब स्टॉक के दिन बदलने वाले। कंपनी नहीं, स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं, जिसके दिन बदलेंगे। कंपनी के दिन नहीं बदलेंगे तो स्टॉक के कैसे बदलेंगे? क्योंकि कंपनी के ऑलरेडी दिन बदल चुके हैं अनिल जी, ऑलरेडी अच्छा कर रही है। वो तो मैक्वेरी की रिपोर्ट के बाद स्टॉक के दिन खराब हो चुके थे, लेकिन अब फिर से जो ब्रोकिंग हाउसेज है, फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेज, उनका कॉन्फिडेंस जो है इस कंपनी पे कहीं ना कहीं फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, स्टॉक में गिरावट के बाद अब यहाँ पे ब्रोकरेज हाउसेज कह रही है कि खरीदारी के काफी अच्छे मौके हैं। मॉर्गन स्टैनली को आप देख लीजिए, इनिशिएट के कवरेज 1875 के टारगेट दे रहे हैं, और यहाँ पे गोल्डमैन भी 1630 के आसपास के टारगेट दे रहे हैं। इनफैक्ट डॉलर का टारगेट तो करीब 2500 के आसपास का है, लेकिन विदेशी ब्रोकरेज हाउसेज अगर आप देखेंगे तो मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन अब यहाँ 1600 से 1800, 1900 के आसपास के टारगेट दे रहे हैं। अगर इन्होंने जिस दिन लिस्टिंग हुई थी तब ये टारगेट दिया होता ना तो शायद इतना गिरता ही नहीं। बिल्कुल, बट डेफिनेटली अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस जो मैक्वेरी है वो 1200 के रुपए के जो लक्ष्य दे रहे थे, उसका जो तर्क है वो भी क्लियर है, और ये कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट में काफी ब्रोकरेज हाउसेज में मेंटेन्ड है। इनफैक्ट जेएम फाइनेंशियल भी यहां पर बिकवाली की राय के साथ 1240 रुपए के टारगेट ही दे रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है, आप देखिए इशू प्राइस से अभी भी 38% नीचे है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इस साल का सबसे कमजोर लिस्टिंग है। बट डेफिनेटली अगर आप देखें तो भारत का सबसे बड़ा आईपीओ है, और उसके बाद इस तरह की जो लिस्टिंग हुई है, कहीं ना कहीं मार्केट में यह सेंटीमेंट बन रहा है कि ये जो ओवरऑल स्टॉक का प्राइसिंग परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा अपसाइड अभी भी नहीं दिखाएगा। देखिए, सबसे ज्यादा कंपनी के पास अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है ना तो उसका बिजनेस मॉडल होता है। इस कंपनी के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, और काफी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि ब्रांड की आइडेंटिटी बनते हैं, लेकिन काफी कम ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोडक्ट की आइडेंटिटी बनते हैं, और उसमें से एक है पेटीएम। आप कभी भी जाके पेमेंट की बात करेंगे तो यही कहते हैं कि पेमेंट करो, पेटीएम करो।
तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है और ये सबसे बड़ी मजबूती है इस कंपनी की, एक बड़ा डिजिटल ब्रांड है और आने वाले दिनों में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज इस कंपनी को मिलती रहेगी और ब्रांड्स कभी मरते नहीं है। एक बात याद रखिए, आपने एक एग्जांपल देता हूं, नेस्ले में आप देख लीजिए क्या हुआ था। जब मैगी के इश्यूज हुए थे, नेस्ले के स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद देखिए आज फिर से कहां है। और आज भी अगर आप कहीं जाते हो दुकान पे बोलते हैं तो यही कहते हैं ना, नूडल्स नहीं चाहिए, मैगी चाहिए। तो उसी तरह की ब्रांड पोजिशनिंग जो है वो पेटीएम की है, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है इस कंपनी। बिल्कुल, बट बिजनेस मॉडल पर ही मैं वरुण एक बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये फिनटेक कंपनी है और स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर गूगल, उसके पास भी पैसे की कमी नहीं है। जी पे आप देखिए, फोन पे जो कि वॉलमार्ट बैकअप होता हुआ दिख रहा है, तो इन सब लोगों से, इन सब कंपनियों से अब जिस तरह का कैपिटल इन्फ्यूजन होता हुआ दिखेगा, तो भारत का मार्केट में जो कॉम्पिटिशन है पेमेंट सर्विसेज में, वो लगातार इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आ रहा है। और जब भी हमने देखा है कि आप रिलायंस जियो की बात कर लीजिए, जो भी वो कॉम्पिटिशन में उतरा है, आप देखिए वोडाफोन आइडिया की क्या हालत हो गई है। तो कहीं ना कहीं जब कंपटीशन इंटेंसिफाई होता है, बाकी जो लीडिंग प्लेयर्स हैं, मे बी उनका जो मार्केट शेयर है वो काफी हद तक घटता हुआ नजर आ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आगे चलकर जो स्केलेबिलिटी वाला एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा खतरे में पड़ सकता है। डेफिनेटली मार्केट शेयर बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल पाई अगर आप देखेंगे तो पेनिट्रेशन लेवल जो है वो अभी भी इंडिया में कम है, तो अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है। साथ ही साथ डिजिटल पेमेंट की आपने बात की, तो वहां से नए ग्राहक जो है वो एक कंपनी लगातार जोड़ती जाएगी और नए ग्राहक के जोड़ने के चलते अन्य सर्विसेज जो है उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। तो काफी हद तक क्रॉस सेलिंग बोल सकते हैं या फिर क्रॉस रेवेन्यू की काफी अपॉर्चुनिटीज है, जिससे इस कंपनी को आगे काफी फायदा हो। बिल्कुल, और यहां पर हम ये भी चीज देख रहे थे लेकिन कि बिजनेस सेगमेंट जो है ना वो काफी वैरायटी वाले हैं। इनके 3 बड़े बिजनेस सेगमेंट्स हैं, वहां पर और सब सेगमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं और इसी वजह से आप देखिए इनके नतीजे जो है ना बहुत ज्यादा आकर्षक और एनकरेजिंग नहीं दिख रहे हैं। अभी भी जो मुझे नजर आ रहा है, कई नए ग्राहक जुड़ने के बावजूद भी इनका जो कामकाजी घाटा है वो कहीं ना कहीं अभी भी मेंटेन्ड है। तो वो अब कब पॉजिटिव होगा और उसके बाद बॉटम लाइन में कितना प्रॉफिट आएगा और फाइनली शेयर होल्डर्स को किस हिसाब से रिवॉर्ड होता हुआ दिखेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज में ये कंपनी मुनाफे में आ सकती है, कहीं ना कहीं ब्रोकरेज हाउसेस ये एस्टीमेट लगा रहे हैं और लो कॉस्ट फाइनेंसिंग के चलते आगे चल के वॉल्यूम्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। 5 साल में 40% के आसपास की CAGR का भरोसा है ब्रोकरेज हाउसेस को। बिल्कुल, बट डेफिनेटली ये भी चीज देखनी होगी कि किस तरह से यहां पर कैपिटल इन्फ्यूजन होता हुआ नजर आएगा। अगर आपने टॉप लाइन बनानी है तो कहीं ना कहीं उसके लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो अगर लगातार इन्फ्यूज करना पड़े तो आगे की बिजनेस सस्टेनेबिलिटी किस तरह से रहेगी विदाउट कैपिटल, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से पेटीएम जो है आगे अपने बिजनेस को लेकर जाती है। लेकिन देखिए ये केवल पेटीएम नहीं है, इसके पास काफी सारी और कंपनी भी है, काफी सारी और सर्विसेज भी है। तो एक बुके ऑफ सर्विसेज है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं केवल एक पेमेंट बैंक में। यही तो प्रॉब्लम है क्योंकि काफी सारी सर्विसेज है, तो कहां पर फोकस है, किस तरह का डायरेक्शन है पेटीएम का, ये देखना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज एन इन्वेस्टर। ओके, तो दोनों ही पेटीएम के लिए तेजी और मंदी की तरफ मजबूत तर्क आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। भाव से अच्छा है और बाकी तो देखो दोनों तरफ की वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इस स्टॉक में, लेकिन हम डिसाइड करना मुश्किल, हाँ डिस्काउंट करना मुश्किल। ये वही वाला, ये परफेक्ट, ये मतलब ये वैसा है, हर 6 महीने इसमें बुल बेयर बन सकता है, ये वैसा स्टॉक हो गया जैसे आईटीसी अपना वोडाफोन है, हाँ, वैसा ये भी अभी हो जाए। एक्चुअली इसमें इशू क्या है कि 1300 रुपए के आसपास कभी बुरा नहीं है जी, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, जब भी बाजार गिरेगा तो ये गिरने में आगे रहेगा। यस सर, डेफिनेटली। और एक बार जब स्टॉक खराब लिस्ट और उसकी चाल खराब हो जाए तो फिर उस स्टॉक के लिए अच्छा होना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल, तो ये प्रॉब्लम अब पेटीएम जिंदगी भर सहन करेगा। तो ये रहने वाली इसलिए बहुत ही हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले ट्रेडर्स के लिए काम का है, बाकी नहीं। तो ये है। आइए बढ़ते आगे और भसीन साहब है हमारे साथ तैयार, मुलाकात करते हैं भसीन साहब से। वक्त भसीन के हसीन शेयर का। भसीन साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर पहले तो अपडेट और आज की एक्सपायरी को लेकर अगर कोई आपका आउटलुक है तो। गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो जैसे आपको कहा 17,200 200 300 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस आएगा विच इज 0.38% रिट्रेसमेंट, बट मुझे लगता है कि सेंटिमेंट ग्लोबली सैंटा रैली की तरफ दिख रहा है और यहाँ पे जो है इंडिया में जो अनफाउंडेड बेरिशनेस थी वो मुझे लगता है अरेस्ट हो जानी चाहिए। बट आई एम एन ऑप्टिमिस्ट। मेरे को लगता है जैसे आपको कहा कि बजट से पहले न्यू हाई जरूर आने वाले हैं, तो आपको लेने की चेष्टा है। बॉटम बन चुका है लेकिन टाइम वाइज कंसोलिडेशन रहेगी। अपडेट दे दूं आपको, कल 6600 पे कहा था बजाज फाइनेंस, देखिए 6940। इट हैज बीन वन ऑफ द आउट परफॉर्मिंग स्टॉक सिंस यस्टरडे मॉर्निंग।
डॉक्टर रेड्डी हैज हिट 4710 और अल्ट्राटेक हैज हिट 7445। ये तीनों मैंने रेकमेंड किए थे। कल 370 पे बीपीसीएल 382 का टारगेट दिया, 377.70 है। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि मेरे 2022 के स्टार्स होंगे जो लार्ज कैप में आउट परफॉर्म करेंगे, जैसे बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व तो अभी चालू नहीं हुआ, 20,000 का भाव आपको दिख जाएगा। और एचडीएफसी, द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल मॉर्गेज कंपनी, मिस्टर केकी मिस्त्री सेइंग दिस मे बी द बेस्ट क्वार्टर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ एचडीएफसी। तो लार्ज कैप ये दिग्गज शेयरों में इन्वेस्ट कीजिए और उसमें एक एक्सिस बैंक भी है। अब आपके लिए दो बाइज हैं। कल मैंने आपको आईएक्स भी दिया था, वो इनिशियल टारगेट 259 260 का हो गया, 265 to 285 के टारगेट है इसके इन द कमिंग वीक। अब आपके लिए दो बाइज हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी हाँ सर, बताएं आज के फ्रेश बाय कॉल्स। तो पहला बाय है सर जुबिलेंट फूड। आपने देखा प्राइस हाइक आ गई। सेकेंडली जो लॉकडाउन का फियर रहेगा, वर्क फ्रॉम होम एंड कंजम्पशन विल राइज। 3550 में लीजिए। आज का स्टॉप लॉस है 3474, जो आज का लो है 3474, टारगेट 3725। अब इसमें आप बने रहेंगे 2 दिन तो आपको 200 रुपए की चाल मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरा बाय है अगेन जो बिगेस्ट बेनिफिशियरी होएगा फॉर एनीथिंग टू डू विद राइज इन जोमैटो एंड स्विगी इनडायरेक्टली इज नौकरी। 5270 में लीजिए। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 5175। लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 5450। मैंने इसमें वही मैं कह रहा हूँ 200-250 रुपए की चाल आपको बहुत जल्दी दिख सकती है नौकरी और जुबिलेंट फूड में। जुबिलेंट फूड यहां पर करें खरीदारी, 3474 का स्टॉप लॉस और 3725 के टारगेट के लिए। इन्फो एज ये एक और स्टॉक है जहां पर आपको करनी है खरीदारी, 5330 पर अभी चल रहा है। थोड़ा नीचे मिले तब खरीदिए 5270 के आसपास, तब 5175 का स्टॉप लॉस लगाइए और 5450 के टारगेट के लिए। जुबिलेंट फूड अभी भी उसी रेंज के आसपास है, 3550 के आसपास। ये अभी भी आपका खरीदा जा सकता है। ये दो बेहतरीन नई पिक्स, दो इंटरेस्टिंग एग्रेसिव हाई बीटा मिड कैप स्टॉक्स बसिन साहब की तरफ से आते हुए आज के लिए। धन्यवाद बसिन साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और ये दो बेहतरीन पिक्स देने के लिए। और इस बीच खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है, ईयू ने, यूरोप ने चीन से आने वाले एल्यूमिनियम फॉइल पर ड्यूटी बढ़ा दी है। और अच्छा, दो ब्रेकिंग आ रही है। तो पहले एक बार ये चीन वाली जो खबर है इस पर जरा फोकस कर लेते हैं। चीन ने यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी, यूरोपियन यूनियन ने चीन से आने वाली जो भी एल्यूमिनियम फॉइल्स है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है। तो ये है आपके लिए बड़ी खबर इस वक्त आती दिख रही है, यानी कि चीन से अब एक्सपोर्ट करना एल्यूमिनियम फॉइल महंगा हो जाएगा इंडियन कंपनी के लिए। अच्छा हो जाएगा। हाँ, नेल्को के लिए ये बड़ी पॉजिटिव खबर हो जाएगी क्योंकि सबसे ज्यादा हिंडाल्को और नेल्को दोनों, यस, नेल्को का एक्सपोजर यूरोप में ज्यादा है तो नेल्को के लिए शायद ज्यादा पॉजिटिव है। हिंडाल्को के लिए भी पॉजिटिव है, वो भी नोवेलिस का एक्विजिशन कर चुके हैं एग्जैक्टली, तो उनके लिए वहां से भी पॉजिटिव है। बिल्कुल, तो ये दोनों ही कंपनी के लिए अच्छी खबर। नेल्को तो आज, हिंडाल्को तो इसी वजह से मेरे ख्याल से आज रिकमेंडेशन लिस्ट में था भी, वागे साहब के भी था और मेरे ख्याल से पालिया साहब के लिए भी था। और नेल्को के लिए भी अच्छी खबर क्योंकि नेल्को का एक्सपोजर यूरोप में ज्यादा है। तो आप ये देख सकते हैं, बड़ी खबर इस वक्त आती दिख रही है। यूरोपियन यूनियन ने चीन से आने वाले एल्यूमिनियम फॉइल पर लगाई है ड्यूटी। सुमित जी, जो कभी ना नहीं कहते नाल्को को, नाल्को के चार्ट देखिए सुमित जी, दीजिए अपनी राय। अनिल जी देखिए, पूरा मेटल सेक्टर के अंदर लास्ट 2 महीने से कंसोलिडेशन चल रहा था और करेक्शन चल रहा था, और अब एक एक करके स्टॉक्स के अंदर न्यूज भी आ रही है और स्टॉक के अंदर चाल भी आ रही है। तो जहां तक नेल्को का सवाल है, 100 के ऊपर इसने सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया है। ये स्टॉक जल्दी ही 110 रुपए से लेके 120 रुपए तक का मूव शॉर्ट टर्म के टारगेट में दिखाएगा। लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के टारगेट नेल्को के और भी ऊपर के होंगे, 110 120 ये शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे नेल्को के। 120 ये है आपके लिए राय इस वक्त। और नोवेलिस जो हिंडाल्को की सब्सिडरी है वो भी एल्यूमिनियम फॉइल बनाने में दुनिया में 3 बड़ी कंपनियों में शामिल होती थी। तो हिंडाल्को के लिए भी अच्छी खबर और साथ ही साथ नेल्को के लिए भी अच्छी खबर। हिंडाल्को भी अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस वक्त। तो ये है एक बड़ी खबर। और दूसरी एक और खबर जो इसके साथ साथ आती हुई दिखी है, जिससे हम थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गए, लेकिन अब उस खबर पर भी कर लेते हैं फोकस, और वो है एसआरएफ को लेकर, गुजरात फ्लोरो को लेकर, नवीन फ्लोरिन को लेकर। इन कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर आती दिख रही है। ये अच्छी खबर है कि यहाँ पर भी कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने की खबर आती दिख रही है। एसआरएफ तो आज पूरे दिन भर एक्शन में है ही,
क्योंकि रिकमेंडेशन आज एसआरएफ पर आती हुई दिखी है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। कुणाल जी ने राय दी। कुणाल जी, आपने राय दी तो आप ही चार्ट तैयार कीजिएगा। सिमी जी भी यहाँ रिकमेंड करके गई थी, स्टॉक जबरदस्त एक्शन में आज है ही। लेकिन पहले खबर समझ लें। अमरीश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं इस वक्त। अमरीश, बताइए क्या है पूरी खबर। गुड मॉर्निंग सर। खबर यह है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसके जो दो वेरिएंट्स है 408 और 403, इनके अलावा जितने भी ब्लेंड्स हैं जो बनती हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के लिए, उन पे सभी पर एंटी डंपिंग ड्यूटी, यानी कि चाइना से इंपोर्ट किए जाने वाले सभी तरह के हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। सरकार ने ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है अगले 5 साल के लिए। इसका डीजीटीआर ने पिछले 1 साल में जो इसका स्टडी किया था, जिसमें यह पाया था कि घरेलू इंडस्ट्री का नुकसान हो रहा है और उनकी लागत से भी कम कीमत पर चाइना ये डंप कर रहा है इन गैसेस को यहां पर, उसको उस पर रिपोर्ट बनाई थी और वो अपनी रिकमेंडेशन भेजी थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने कल ये नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि उनको $1500 से 2500 की रेंज में जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो देनी होगी इस पे, और ये एंटी डंपिंग ड्यूटी अगले 5 साल के लगेगी। अगर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात करते हैं तो इसके जो ब्लेंड्स हैं ये अलग अलग तरीके के कूलेंट्स की तरह इस्तेमाल होते हैं। रेफ्रिजरेटर्स में, एसीज में या बड़े जो इक्विपमेंट्स हैं, हैवी ड्यूटी जो इक्विपमेंट्स हैं, उनमें कूलेंट के तौर पे ये गैस इस्तेमाल होती है। तो कुल मिला के उन कंपनीज के लिए जो देश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है इस गैस का, उनके लिए अच्छी खबर है, जिसमें कि सबसे बड़ा जो प्लेयर है वो एसआरएफ है। इसके अलावा गुजरात फ्लोरोकार्बन, नवीन फ्लोरीन, इस तरह की जो कंपनी है, सनमार्क केमप्लास, इनके लिए भी अच्छी खबर है जी। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए खबर आती हुई। एसआरएफ, जरा कुणाल जी चार्ट देखिए, अपनी राय दीजिए। अनिल जी देखिए, चार्ट तो बहुत उम्दा है। आज सवेरे ही चर्चा हम लोग कर रहे थे और मुझे लगता है अनिल जी इसमें आपको 2450 2500 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो अभी भी उन्हीं टारगेट्स पर मैं अडिग हूं। मुझे लगता है बिल्कुल बने रहना चाहिए। एक स्टॉप लॉस रखें, 2225 का स्टॉप लॉस मैंने दिया था सवेरे। मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस को थोड़ा चेंज करें। स्टॉप लॉस अब रखना चाहिए 2275 के आसपास, होल्ड करने की राय है, और 2450 का टारगेट होगा। ओके, तो यह है आपके लिए बड़ी खबर आती हुई जी बिजनेस पर। आप देख रहे हैं इस समय एसआरएफ, नवीन फ्लोरीन, गुजरात क्लोरो केमप्लास, सनमार्क, इन सभी काउंटर्स पर रखनी है नजर, और नजर रखनी है हिंडाल्को नाल्को पर भी। 2 अलग अलग खबरें हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर, और भी ढेरों खबरें हैं, और नई लिस्टिंग की भी तैयारी है। तो आइए उससे पहले जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं 10 की कमाई की। आने वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है। इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। दस की कमाई में आप सबका स्वागत है। और आज एक और नए खिलाड़ी की तैयारी बाजार में उतरने की, और वो है मेडप्लस का आईपीओ। 796 रुपए की इश्यू प्राइस के मुकाबले में 1000 के ऊपर लिस्ट होता हुआ दिख रहा है। हमारा अंदाजा था 925 से 1000 का, कंजर्वेटिव हो गया आइडिया, जैसा आजकल में थोड़ा कंजर्वेटिव जैसा बाजार भी है। तो उस हिसाब से लिस्टिंग अच्छी हो रही, कंपनी बढ़िया है। हमने कहा रीजनेबल लिस्टिंग गेन, और साथ ही लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पैसा लगाएं। 1000 के ऊपर लिस्ट होता हुआ दिख रहा है। अब आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए इनिशियली 925 रुपए। 925, हाँ, बड़ा नहीं रखना पड़ेगा। 10% का स्टॉप लॉस आईपीओ का है, वो है ना, पहले दिन मूव थोड़ा फास्ट होता है वोलेटाइल, तो 925 का स्टॉप लॉस रखें। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और एक बार 1100 के आसपास आ जाए तो फिर 50 रुपए नीचे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले। 1050 हो जाए तो भले चाहे तो आप फिर बाद में 1000 कर लें। अपने रिस्क के हिसाब से आपको कितना मुनाफा बनाना है और कितना प्रोटेक्ट करना है, उस हिसाब से आप रख सकते हैं इस वक्त स्टॉप लॉस। ये है आपके लिए मेडप्लस की लिस्टिंग आज होने की तैयारी में इस वक्त। ओके, आगे बढ़ें, 10 की कमाई की शुरुआत करने से पहले एक बार कमोडिटी बाजार। एब्सोल्युटली सर, कमोडिटी बाजार पर पूरी नजर डाल देते हैं, क्योंकि एक्शन है भरपूर। स्पेशली कच्चे तेल में 1% की तेजी आपको आती हुई दिख रही है। 5520 का लेवल कच्चा तेल क्रॉस करते हुए दिख रहा है। नेचुरल गैस यहां पर भी सुस्त शुरुआत के बाद अब थोड़ी रिकवरी आती हुई दिख रही है, एकदम सपाट हो गया है। गोल्ड में आप थोड़ी खरीदारी देख रहे हैं, क्योंकि डॉलर है सुस्त, 1/4% गोल्ड आपको दिखेगा। सिल्वर भी अब आपको 0.5% ऊपर दिख रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर में फ्रेश खरीदारी आपको होती हुई दिख रही है, और वहां पर एक्शन बन रहा है। बेस मेटल
मेटल्स यहां पर भी सुस्त शुरुआत के बाद अब आपको एक्शन बढ़ते हुए दिख रहा है। एल्यूमिनियम पर रखिए नजर, लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। अब 0.5% ऊपर एल्यूमिनियम के दाम है, 0.5% की तेजी लेड दिखा रहा है। कॉपर भी अब पॉजिटिव टेरिटरी में है, निकल में 1% की तेजी है और जिंक, इस पर भी नजर रखिए अनिल जी, क्योंकि 2 महीने की ऊंचाई पर आपको जिंक के दाम आते हुए दिख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में शॉर्टेज की जो बात चल रही है उसकी वजह से। तो कमोडिटी कॉम्प्लेक्स आज रिबाउंड के मूड में है और लगभग सभी कमोडिटीज में आपको खरीदारी आती हुई दिख रही है। क्या करना है इस तेजी में, आइए आपको लिए आज की कॉल्स भी बता दें केडिया कमोडिटीज की तरफ से, पर उससे पहले सर लिस्टिंग है तैयार, तो पहले लिस्टिंग पर डाल लेते हैं एक बार नजर। बिल्कुल, मेड प्लस की लिस्टिंग की आप महोत्सव ये देख रहे हैं इस वक्त आपके सामने यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर लिस्टिंग घंटी की मधुर आवाज आपके कानों में गूंजती हुई 1000 रुपए के ऊपर की लिस्टिंग और बढ़ता हुआ स्टॉक वहां से भी 1075 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो फाइनली बड़े समय बाद कोई तो एक ऐसा स्टॉक आया जिसकी लिस्टिंग उम्मीद से बेहतर होती हुई दिखी है और लिस्टिंग होने के बाद बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। तो मेड प्लस ट्रेंड को चेंज करता हुआ मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ 35% की अच्छी दमदार शानदार लिस्टिंग। ओके, मेड प्लस पर रहेगी नजर। जैन साहब भी हमारे साथ है। जैन साहब आपको देने वाले हैं 2022 का सुपरस्टार, बढ़े जा रहा है, 300 पॉइंट ऊपर है अब मेड प्लस और 1100 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले, धीमे धीमे 50 से 75 रुपए नीचे जो आपको ठीक लगे वहां पर लगाते चले। फॉर एग्जांपल अब आप 1025 का कर लीजिए थोड़ी देर के लिए स्टॉप लॉस, फिर 1100 की पार्टी के तो और ऊपर ले जाते जाए स्टॉप लॉस, ये ज्यादा आपके लिए बढ़िया होता हुआ दिखेगा। आइए कमोडिटी बाजार का अपडेट तो आपने बताया, कुछ कॉल्स बाकी हैं सर। केडिया कमोडिटीज की तरफ से गोल्ड सबसे पहले इस पर करनी है खरीदारी, 48,150 पर खरीदें, स्टॉप लॉस लगाएं 47,900, टारगेट होगा 48,450 का। सिल्वर खरीदें 62,000 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 61,400, टारगेट 62,800। कच्चा तेल क्रूड खरीदें 5470 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 5420 और टारगेट 5570। और कॉपर ये भी खरीद कर चल सकते हैं 748 के लेवल पर, टारगेट स्टॉप लॉस 744 और टारगेट रहेगा 754। अनिल जी 2 आज खास शो हमने करे हैं तैयार। सबसे पहले तो उबलने को तैयार या खतरा बरकरार, जो कच्चे तेल में वापस तेजी आई और $75 के ऊपर ब्रेंट जो आपको दिख रहा है, क्या अब यहां से दाम और बढ़ेंगे या फिर वापस गिरावट आएगी, तो इस पर पहले करेंगे चर्चा 11:30 बजे। और फिर 11:40 को तेल का बेमेल सेल, जो जिस तरह से यहां पर लगातार हम देख रहे हैं खाने के तेल में जो सख्ती, तो 2 अलग अलग फैक्टर्स है। एक तो कच्चा तेल जो उबलने के लिए तैयार है, बट जो बाकी सेल लगी हुई है खाने के तेल में, वहां पर क्या राय बन रही है। पैकेज तेल बेचने वाली कंपनियों के लिए रोक लगा दी गई। इसका टाइटल दूसरा भी हो सकता है, तेल का निकला तेल ज्यादा ही तेल फिर इसमें। लेकिन वो वाला जो दूसरा वाला, पहले वाला जो आपने बताया कच्चा तेल का, उबलने को तैयार या खतरा बरकरार, क्या क्या था एक बार जरा वो वापस लाइए वाली, उबलने को तैयार या खतरा बरकरार। तो ये तो कमोडिटी मार्केट के हिसाब से, अगर इक्विटी मार्केट के हिसाब से देखें तो गिरने को तैयार या खतरा बरकरार 100% हमारे लिए उल्टा है। ओके, लेकिन दोनों ही तरह के तेल, चाहे वो खाने पीने का हो या जो आप खाते पीते हो या फिर आपकी गाड़ियां पेट्रोल डीजल वाली, कच्चा तेल और खाने पीने का तेल, दोनों पर खास शो 11:30 बजे मिस मत कीजिएगा। जैन साहब तैयार है और जैन साहब की 2022 की हम पिक को मिस नहीं करेंगे। वक्त है 2022 के सुपरस्टार्स। जी सर, बताएं जैन साहब। यस, बहुत ही सिंपल सा स्टॉक है GSFC, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। ये स्टॉक देखिए वैसे काफी लोग रिकमेंड करते भी आ रहे हैं और मैंने भी किया है, और ये स्टॉक बार बार मुझे इसलिए बढ़िया लगता है, ये बहुत ही सस्ते लेवल्स पे ये स्टॉक है, वैल्यूएशंस के लिहाज से, वैल्यू के लिहाज से और ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से, और जिस तरीके से सरकार के इनिशिएटिव्स है MSPs को लेकर या एग्री को लेकर, और एग्री इनपुट्स पे मैं वैसे भी काफी बुलिश हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी आने वाले दिनों में सरकार के इनिशिएटिव्स और आएंगे, और जिस तरीके से एग्रीकल्चरल GDP में जो ग्रोथ देखने को मिली, तो ये स्टॉक उससे बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। और देखिए ये फर्टिलाइजर्स के साथ साथ और भी दूसरी कई प्रोडक्ट्स में, प्लास्टिक एंड सिंथेटिक रबर्स और मैनमेड फाइबर्स में भी। और सबसे बढ़िया बात है जो भारत का जो सबसे पहला मतलब क्रेडिबिलिटी अगर कई बार देखें हम, तो DAP फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्सेस कंपनी ने बनाया था, और
कई सारे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं जिसकी वजह से डेट्स भी लिए हुए थे और अब डेट्स ऑलमोस्ट कंपनी के जीरो हो गए। सिर्फ 35 करोड़ का डेट है। अगर मार्च 2018 में 7200 करोड़ एक अच्छा खासा 1000 करोड़ का डेट था, उसके सामने अब जीरो, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास आ गए, तो मुझे वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है। तो इसकी वजह से इनके जो ईपीएस में भी अच्छी खासी एक्रीशन होगी और काफी अच्छे रिजल्ट्स और भी आगे आने वाले दिनों में आएंगे और उसकी वजह से दिख भी रहा रिजल्ट्स और बेहतर। तो सिर्फ 7-8 के पी मल्टीपल पे है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर देखें ओनली 0.47। रीजन ये भी है कि कंपनी के पास बहुत सारी होल्डिंग्स भी है, अच्छी खासी बड़ी कंपनीज की, गुजरात गैस, जीएनएफसी, जीआईपीसीएल, बंधन बैंक, इन सब की होल्डिंग्स है और होल्डिंग्स के सामने कुछ भी नहीं है। 5-6 हजार करोड़ की होल्डिंग्स के सामने मार्केट कैप के साथ धंधा फ्री में मिल रहा है इस कंपनी में, तो मुझे इसलिए और बढ़िया लग रहा है। डिविडेंड यील्ड करीब 2% के लगभग। और सबसे बढ़िया बात आप देखिए, अगर क्वार्टर रिजल्ट्स में देखता हूं, पिछले सितंबर में 173 करोड़ का पैट था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा पैट था क्योंकि कंपनी 100 करोड़ के ऊपर नहीं पहुंचती थी। और इस सितंबर में 231 करोड़ का पैट है और ये बहुत बड़ा फिगर है। पिछले 4 क्वार्टर्स में गजब की कंपनी ने काम किया है। 614 करोड़ का पैट कंपनी ने कमाया है, तो अच्छा खासा मुझे लगता है कि वैल्यू है इस कंपनी में और डाउनसाइड रिस्क बहुत कम लगती है। और मैं देख रहा था शेयर होल्डिंग पैटर्न भी, तो उसमें एफआईआईस की अच्छी खासी होल्डिंग है, डीआईआईस की अच्छी खासी होल्डिंग है और कुछ कंपनीज गुजरात रिलेटेड जो पीएसयूज है उनकी सबकी होल्डिंग है इसमें। और ये स्टॉक मैंने पहले 80 रुपए पे भी दिया हुआ है, 100 रुपए पे भी दिया हुआ है और हर बार रिजल्ट्स ऐसे आ रहे हैं और इतनी डीप वैल्यू दिखती है। और मार्केट जब करेक्ट होते हैं तो हमें ऐसे ही टाइप के स्टॉक को देखना जो कि करेक्ट भी हो चुके हैं और 151 के लेवल से ये नीचे आया हुआ है और 100 का लेवल तो रॉक सॉलिड मुझे लगता है कि अच्छा खासा सपोर्ट है। और इस गिरावट में भी स्टॉक बहुत ज्यादा गिरा नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आराम से आने वाले एक साल में 175 और 200 रुपए के टारगेट्स के लिए अचीव किया जा सकता है और लेना चाहिए स्टॉक में लेवल्स पे। डाउनसाइड रिस्क है नहीं, अच्छा डिविडेंड है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और सेक्टर बहुत मजबूत है। और फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे तो आई एम ऑलवेज वेरी बुलिश। बाकी बहुत सारे स्टॉक जो मैंने इस सेक्टर से दिए हुए हैं और ये स्टॉक लेंगे, आराम से अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त जीएसएफसी पर। जैन साहब की तरफ से 175-200 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। धन्यवाद जैन साहब ये बेहतरीन पिक देने के लिए। आइए बाजार के जाने माने दिग्गज और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के विशेषज्ञ अजय बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। बग्गा साहब स्वागत है आपका। सर गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ओमिक्रॉन को लेकर ही बताइए, दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है, मतलब मार्केट के एंगल से, कि मार्केट को डर है, नहीं है, पीछे छोड़ चुके हैं या खतरा बरकरार है? देखिए अनिल जी, ये अनसर्टेनिटी तो काफी टाइम तक रहेगी, क्योंकि हमने सोचा था कि डेल्टा जब निकला और डेल्टा धीरे धीरे पूरे विश्व में भर गया कि अब हो गया, अब ये एंडेमिक हो जाएगा, फिर एक और ये वेरिएंट निकल आया। तो इस तरह की चीजें होती रहेंगी। बट हमें क्या देखना है, एक सरकारों को बहुत एक्सपीरियंस हो गया 2 साल का कि किस तरह से इससे जूझना है, पॉपुलेशंस को एक्सपीरियंस हो गया। तीसरा, लगभग 880 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं दुनिया भर में। ज्यादातर राष्ट्र, सबसे गरीब देशों को छोड़ दीजिए, बट बाकी राष्ट्रों में 60 से 80% पॉपुलेशन को 2 डोज लग चुकी है। और इजराइल जैसी कंट्रीज में तो अब 4थी डोज लगानी शुरू कर दिया उन्होंने 60 साल के ऊपर की उम्र वालों को। तो ये वेरिएंट आता रहेगा, ये 1 साल और लगता है कि ये रहेगी मुश्किल। बट जो हमारी कैपेसिटी है इसको डील करने की, वो बहुत बढ़ गई है। ओमिक्रॉन देखें तो एक चीज ये है कि साउथ अफ्रीका से अब जो 1 महीने के रिसर्च आ रही है कि चाहे संक्रमण बढ़े, हॉस्पिटलाइजेशन कम हो गए, हॉस्पिटलाइजेशन उनके बहुत तेजी से गिरे हैं। तो ये माइल्ड सिम्टम्स वाला एक वेरिएंट है जिससे इतना सीवियर इफेक्ट्स नहीं हो रहा है और उसके चलते फिर लॉकडाउन्स भी शायद ना हो। इसके विपरीत क्या हुआ कि नेदरलैंड्स ने लॉकडाउन घोषित किया, इंग्लैंड में जिस तरह से बढ़ रहे हैं केसेस, डर था कि क्या लॉकडाउन करेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर ने आके कहा कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे और लोगों से कहेंगे कि वो चुस्त रहें। और दूसरा है कि बूस्टर डोज तेजी से हम लगाएंगे। एक अच्छी जो कल डेवलपमेंट आई कि फाइजर की और मर्क की दवा जो है
तो एक तो है हमारे पास अभी वैक्सीन है कि ये बीमारी हो ना, दूसरा चाहिए था कोई दवाई हो जो ले जा सके। अभी तक वो रेमडेसिविर और ये सब चल रहा था, एंटीबॉडी कॉकटेल भी एक आ गया, भारत में भी आ गया, बहुत अच्छा चल रहा है वो। ये कल जो दवाई यूएस ने अप्रूव की है फाइजर की, ये बहुत जैसे ही किसी को संक्रमण होता है अगर वो दवाई ले लें तो 3 दिन में लगभग उनके सिम्टम्स जा रहे हैं। तो ये अब ऑलरेडी अमेरिका ने 1 करोड़ दवाइयां खरीद ली हैं फाइजर से, और मुझे लगता है फाइजर ये जेनरिक, भारत के जो जेनरिक निर्माता है हमारी फार्मा कंपनियां, उनके साथ करार हो जाएगा। भारत सरकार को भी इसमें मूव करना चाहिए। तो ये घर बैठे हुए आप दवाई ले सकते हैं, ये बहुत एक बड़ा मूव हो जाएगा। ये जैसे अगले 2-3 महीने में ये दवाई उपलब्ध हो जानी चाहिए विश्व भर में। अभी तो बहुत महंगी है क्योंकि अमेरिका के लेवल्स पे $700 की दवाई है, बट जैसे जेनरिक हमारे बनाएंगे तो कुछ 100 रुपए की बन जाएगी वो, और उससे बहुत फायदा हो जाएगा। तो संक्रमण जरूर है, चेतावनी है कि देखना पड़ेगा, बट लगता नहीं कि इतना बड़ा लॉकडाउन आएगा। डेफिनेटली मार्च 2020 जैसा लॉकडाउन तो नहीं आएगा, और आगे ही बढ़ना है इसके आगे। तो वैक्सीन, पर्सनल हाइजीन, और तीसरा ये जो ट्रीटमेंट्स निकल के आ रहे हैं ये कमर तोड़ेंगे कोविड की, बट 1 साल लग जाएगा अनिल जी, तब तक अनसर्टेनिटी रहती है और ये हमें वेव्स में आता है दिखेगा। तो बस सावधानी रखनी है, सतर्कता रखनी है, डरना नहीं है। ये है, चाहे वो कोविड और ओमिक्रॉन के लिहाज से हो, चाहे बाजार के लिहाज से, तो हल्का फुल्का है असर, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन लग नहीं रहा कि पुराने जैसे लॉकडाउन या फिर बंदिशें फिर से आएंगी। बग्गा साहब से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर और हमारे बाजारों पर भी राय लेंगे, काफी कुछ एक्शन हो रहा है। उससे पहले आइए जल्दी से एक बार ले जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी खरीदना है 117.50 का, 117.50 का कॉल ऑप्शन पीएफसी का ₹2.80 पे। इसमें जो ऊपर के टारगेट्स बनकर आ रहे हैं वो है 7 और 10, 7 एंड 10, ये 2 टारगेट्स के लिए खरीद कर चलना है। नीचे में आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा ₹1.25 का, 1.25 का। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 119 के ऊपर अगर क्लोज आ जाता है पीएफसी का आज के दिन में, और कल फॉलोअप बाइंग भी आता है, देन हमें लगभग 125 से लेके 128 तक के लेवल्स पीएफसी में देखने मिल सकते हैं। उसके कारण से तो टारगेट्स अगर आप देखें तो और भी ऊपर के देखने मिलेंगे, बट देन 7 एंड 10 ये कंजर्वेटिव बेसिस पे मुझे टारगेट्स नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पीएफसी में अच्छा खासा एक शॉर्ट कवरिंग इस करंट लेवल से देखने मिल सकता है। क्लियरली एक ट्रिपल जिगजैग करेक्टिव पैटर्न भी टेक्निकली खत्म हुआ है, और इंटरेस्टिंगली एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है उसके मोमेंटम में। शॉर्ट ऑफ आइडियाज तो नहीं है ऐसा, मतलब जय ऐसा लग रहा है अब क्या दूं कुछ नहीं समझ आ रहा, तो पीएफसी दे दूं। बिल्कुल सही कहा अनिल जी, कि काफी कभी कभी मैं देता हूँ पीएफसी अनिल जी, एंड बट जब भी कन्विक्शन होता है अनिल जी तभी देता हूँ। मैंने जहां तक मुझे याद है अनिल जी, लॉकडाउन से लेकर अभी तक केवल 4 से 5 दफे पीएफसी दिया रहेगा। सेम यही हाल सुमित जी का भी है। सुमित जी के पास भी जब कुछ नहीं होता तब पीएफसी होता है उनके पास में भी। तो चलिए, स्लो मूविंग स्टॉक्स, कम मूव करने वाले स्टॉक्स पर फोकस आ रहा है। पीएफसी का कॉल ऑप्शन खरीदे 117.50 में, 117.50 वाला 280 में, 1.25 का आपका स्टॉप लॉस। आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के 2 खास मेहमान तैयार। हमारे साथ आज अविनाश गोरक्षकर साहब और रजत सर दोनों कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। गुड मॉर्निंग अविनाश जी, करिए शुरुआत अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। इनफैक्ट अनिल जी, जो लॉन्ग टर्म पिक मैंने ढूंढी है वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर और एक सैस कंपनी है, एनए सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और कंपनी का नाम है इंटेलेक्ट डिजाइन। अनिल जी, हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का ट्रैक्शन कंपनी ने पहले फर्स्ट हाफ में FY22 में रखा है, सेकंड हाफ तो इससे भी काफी अच्छा होगा। इनफैक्ट पिछले साल करीबन 1500 करोड़ के रेवेन्यू पे 260 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया। कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि वो 30% का मार्जिन बढ़ाने के लिए एक पॉसिबिलिटी कर रहे हैं, जो सेकंड हाफ में देखने को पॉसिबल है। और जो फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस है वहां पे करीबन 850-900 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी हो चुका है, करीबन 150 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। तो हमको लग रहा है कि कम से कम 325-330 का मुनाफे का नंबर इस साल तो पक्का है, और उसके बाद करीबन 400 करोड़ का प्रॉफिट आएगा।
तो ये शेयर डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म वैल्यू पिक है। इसको डेफिनेटली एसआईपी में भी खरीद सकते हैं, करंट प्राइस पे भी खरीद सकते हैं। हमारा जो टारगेट प्राइस है वो करीबन 775 अभी के लिए, लेकिन ये 800 के ऊपर भी जाने की डेफिनेटली बरकम रखता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय खरीदारी की। इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, यहां पर खरीदारी करें, ये राय आपके लिए आती हुई अविनाश जी की तरफ से। रजत सर बताएं सर, आपकी लॉन्ग टर्म पिक। अनिल जी, मेरा आज का लॉन्ग टर्म पिक रहेगा जेके पेपर। ये मैंने 175 रुपया की क्लोजिंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा के ये बाय कॉल देना चाह रहा हूं। और इसका ये मैंने टेक्निकली चूज किया है क्योंकि इसका लास्ट क्वार्टर का जो अर्निंग्स था उसमें डिसअपॉइंटमेंट के कारण जो 9 अगस्त का टॉप से 282 रुपया 90 पैसा का टॉप से अभी 200 के आसपास पहुंच चुका है, उसी के कारण हुआ था। बट अभी खासियत यह है टेक्निकली कि ये पिछले साल 7 दिसंबर के दिन 100 के आसपास अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के बाद में कभी 200 डे को तोड़ा नहीं था, बट पिछले 2 दिन में ये तोड़ के फिर अभी ऊपर आ गया है। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि अभी यहाँ से ये इसका जो इंटरमीडिएट डाउन ट्रेंड, करेक्टिव डाउन ट्रेंड जो चल रहा था 282 से लेके अभी तक नीचे जो आया था उसी तक, वो खत्म होने के बाद में अभी ऊपर चलेगा। मैंने 257 से 273 का लेवल पहुंच जाएगा अगले एक साल में, ऐसा उम्मीद करके जेके पेपर को रिकमेंड कर रहा हूं। ओके, तो जेके पेपर इस पर है आपके लिए राय इस समय। रजत सर की तरफ से खरीदारी करके चलने की। आइए एक 10 की कमाई का आइडिया भी लिया जाए पालविया साहब से। पालविया साहब बताएं सर। दीपांशु जी, 10 की कमाई में जो स्टॉक यहाँ पे हम रिकमेंड करेंगे वो रहेगा एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये स्टॉक में देखें तो पिछले दिनों में जरूर एक करेक्शन देखने को मिला, लेकिन अगर वीकली और मंथली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट पे अगर इसको देखें तो ईयरली चार्ट पे अगर हम इसको एनालाइज करें तो स्टॉक में जो 6 से 7 साल का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ था वो अभी भी इंटैक्ट है। मंथली सेटअप में स्टॉक लॉन्ग टर्म चार्ट पे बुलिश जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 103 104 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे 104 से लेके 100 रुपए तक ये रेंज में इसको बाय एंड एक्यूमुलेट करें। स्टॉप लॉस रखें करीब 94 के आसपास, और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें शॉर्ट टर्म में पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं करीब 135 से 140 तक के। तो एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन बाय करने की सलाह रहेगी 10 की कमाई में। एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन खरीद कर चलें, ये है पालविया साहब की राय इस समय। आइए कुछ और कॉल्स लें, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक्शन को बढ़ाएंगे आगे। 2 मिनट में लौटेंगे। सुपर शक्ति पेश करते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑफ द डे। सुपर शक्ति टीएमटी देता है सीमेंट के साथ मजबूत पकड़। वर्ल्ड के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना सुपर शक्ति टीएमटी।